ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो जंग के मैदान में अपनी तलवार पे सर रख के आराम कर रहा था। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके आसपास सब कुछ खत्म हो चुका है, हर कोई मर चुका है। तभी उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो पलटकर देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये उसका दुश्मन आहियुत नाम का एक दैत्य था। ये दैत्य 20 दिन पहले दो और दैत्यों के साथ इस साम्राज्य में आया था। ये तीनों दैत्य बिना किसी वजह के बस तबाही और बर्बादी फैला रहे थे। रोनन ने आहियुत से पूछा कि जब उसने आधे से ज्यादा साम्राज्य को खत्म कर दिया है तो वो अभी भी जिंदा क्यों है। आहियुत ने कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्द मरने वाला है। इस पर रोनन ने आहियुत से कहा कि उसके बाकी साथी तो शायद उसका इंतजार कर रहे होंगे। फिर रोनन ने बताया कि कैसे एक लाल ड्रैगन ने उसके एक साथी को जिंदा जला दिया और दूसरे को लॉरी हॉर्न नाम के एक आदमी ने हमेशा के लिए कैद कर दिया। आहियुत ने कहा कि वो इतना भी खुश ना हो, क्योंकि भले ही उसके साथी हार गए हों, लेकिन उन्होंने उन्हें हराने वालों को भी मार डाला था। इसलिए अब दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचा है जो उन्हें चुनौती दे सके। रोनन ने आहियुत से कहा कि वो अभी भी बहुत ताकतवर और तंदुरुस्त है, लेकिन आहियुत ने कहा कि वो खुद को धोखा ना दे, क्योंकि वो उसकी ताकत को कम होते हुए महसूस कर सकता है। आहियुत इस बात से खुश था कि रोनन जल्द ही मरने वाला है। उसने कहा कि अगर रोनन ने अपनी ताकत को पहले पहचान लिया होता और उस पर मेहनत की होती तो वो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकता था। रोनन ने कहा कि उसे पता है कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। इस पर आहियुत ने कहा कि उसे अपनी जीत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि जो उसने किया वो कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता था। तो उसे अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि उनकी ये दुनिया बहुत जल्द स्टारलाइट के नीचे दफन हो जाएगी। ये सब कहने के बाद रोनन ने उसकी गर्दन काट दी। गर्दन काटने के बाद रोनन ने आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए उसे अपने सारे दोस्तों की याद आई जो उसकी तरह सैनिक थे। कुछ दूर चलने पर रोनन ने अपने दोस्तों की लाशें देखीं। उसे ये देखकर अजीब लगा कि इन सबको अपनी इज्जत बचाने के लिए मरना पड़ा। उसने मन में सोचा कि इन्हें भागकर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए थी। रोनन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेला ऐसा क्यों था जो दैत्यों से लड़ पाया, जबकि साम्राज्य का सबसे ताकतवर तलवारबाज भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा पाया था। उसे लगा कि अगर उसे सैनिकों को लीड करने के लिए सबसे आगे ना भेजा गया होता तो शायद उसके दोस्त आज जिंदा होते। जब वो ये सब सोच रहा था तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वो ये आवाज सुनकर हैरान रह गया। उसने खुद को संभाला और आवाज की तरफ बढ़ने लगा। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचा तो वो देखकर हैरान रह गया कि उसका ग्रैंड कमांडर अभी भी जिंदा है। आदेशन अभी जिंदा थी, लेकिन उसकी एक बांह नहीं थी। आदेशन ने रोनन से पूछा कि क्या उसने आहियुत को मार दिया। रोनन ने हां कहा। आदेशन ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसकी आंखों से आंसू आ गए। रोनन ने आदेशन से एक मदद मांगी। उसने उससे कहा कि क्या वो सैनिकों की लाशों को ठिकाने लगा देगी। रोनन ने उससे ये मदद इसलिए मांगी क्योंकि साम्राज्य में सैनिकों की लाशों को या तो जला दिया जाता है या लावारिस छोड़ दिया जाता है। आदेशन को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई कि रोनन ने उससे ऐसी मदद क्यों मांगी। उसने रोनन से पूछा कि जब वो ठीक ठाक है तो वो खुद ही ये काम क्यों नहीं कर लेता। रोनन के मुंह से खून निकला और उसने आदेशन को बताया कि वो मर रहा है। आदेशन ने रोनन से पूछा कि अगर वो बच गया तो वो क्या करेगा। रोनन ने बताया कि वो एकेडमी जाना पसंद करेगा। आदेशन हैरान रह गई। उसने रोनन से पूछा कि वो एकेडमी क्यों जाना चाहता है। रोनन ने बताया कि आहियुत ने उससे कुछ ऐसा कहा जिससे वो सोचने लगा कि अगर वो एकेडमी गया होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। लेकिन रोनन के एकेडमी जाने की असल वजह यह थी कि उसकी बहन की ये इच्छा थी कि वो वहां जाए। रोनन को इस बात का बुरा लगा कि वो एकेडमी नहीं जा पाया, लेकिन वो इस बात से खुश था कि वो जल्द ही अपनी बहन और परिवार से मिलने वाला है। आदेशन ये सुनकर दुखी हुई। उसने रोनन से कहा कि वो उम्मीद ना छोड़े, क्योंकि बारिश रुकने के बाद उन्हें ढूंढने के लिए एक टीम जरूर आएगी।
रोनन ने कहा कि वो ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें ना करे, क्योंकि उसे यकीन था कि बारिश अभी नहीं रुकने वाली है। रोनन बात ही कर रहा था, तभी बारिश रुक गई। वो दोनों ये देखकर हैरान हो गए। जब वो सोच रहे थे कि अब क्या करें, तभी जमीन हिलने लगी। जब रोनन ने मुड़कर देखा तो उसे आसमान में दैत्यों जैसा दिखने वाला एक प्राणी दिखा। उस अजीब प्राणी के 8 पंख थे और उसका शरीर अजीब था। उस अजीब प्राणी के साथ 100 से ज्यादा उसके जैसे प्राणी और भी थे। आदेशन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा था कि तीनों दैत्यों को हराने के बाद युद्ध खत्म हो जाएगा। वो कांपने लगी और उसने उम्मीद छोड़ दी। जब वो गहरी सोच में थी, तभी रोनन ने उसका नाम चिल्लाकर पुकारा। उसने आदेशन से कहा कि वो अपने टेलीकाइनेसिस से उसे ऊपर धक्के दे ताकि वो इन प्राणियों से लड़ सके। आदेशन ये सुनकर हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि इस हालत में भी रोनन लड़ना चाहता है। रोनन ने अपनी तलवार निकाली और कहा कि वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वो मर नहीं जाता। आदेशन हैरान थी कि रोनन ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसे यकीन हो गया कि रोनन इन राक्षसों से लड़ सकता है। वो उठी और रोनन के पास गई। उसने रोनन के मुंह के पास आकर उसके मुंह में एक नीली गेंद डाल दी। रोनन ने पूछा कि उसने क्या डाला है। वो रोनन के कान के पास गई और कुछ फुसफुसाया। ये कहने के बाद उसने रोनन से विनती की कि अगर वो दोबारा मिले तो वो उसे एक दर्जी बनने के लिए कहे। उसने कहा कि उसने बहुत सी चीजें की हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी उसे दर्जी बनने से ज्यादा खुशी नहीं मिली। ये सब कहते ही 8 पंखों वाले प्राणी ने अपनी ताकत से उन दोनों को मार दिया। जब रोनन उठा तो उसने आदेशन का नाम पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने बचपन के गांव में वापस आ गया है। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो बीते हुए कल में वापस आ गया था। बीते हुए कल में वापस आने के बाद रोनन बैठ गया ताकि वो अपनी हालत के बारे में सोच सके। उसे याद आया कि जब आदेशन ने उसके मुंह में नीली गेंद डाली थी तो उसने बताया था कि वो एक ऐसी गेंद है जो किसी को भी बीते हुए कल में ले जा सकती है। इसी गेंद की वजह से एक आम दर्जी आदेशन ग्रैंड कमांडर बन पाई थी। आदेशन ने रोनन को बताया कि इस गेंद से कोई भी 4 बार बीते हुए समय में जा सकता है, लेकिन उसने 3 बार इसका इस्तेमाल कर लिया था, तो अब सिर्फ एक मौका बचा है। उसने रोनन से कहा कि दैत्यों से लड़ने की ताकत उसके पास है, तो दैत्यों के हमले को रोकने और इंसानियत को बचाने का मौका उसके पास बेहतर है। आदेशन ने उससे कहा कि जब वो बीते हुए कल में वापस जाए तो उसे अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। उसने उससे फिलिन एकेडमी में जाने के लिए कहा, क्योंकि वो बेहतरीन लोग पैदा करने के लिए जानी जाती है। उसने रोनन से यह भी विनती की कि वो उसे एक दर्जी बनने के लिए कहे। उसने कहा कि उसने पहले बहुत सी चीजें की हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी उसे दर्जी बनने से ज्यादा खुशी नहीं मिली। ये सब कहने के बाद वो दोनों मर गए। ये सब याद करने के बाद भी रोनन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सपना देख रहा है। वो चिल्लाने लगा और एक पेड़ को मारने लगा। वो सोचने लगा कि वो अकेले बीते हुए कल में भविष्य को कैसे बदल पाएगा। पेड़ को मारते हुए रोनन को एहसास हुआ कि वो बीते हुए कल में है, इसका मतलब उसकी बहन अभी भी जिंदा है। उसने एक लकड़ी उठाई और घर की तरफ भागने लगा। कस्बे से भागते हुए उसने कुछ लोगों को एक लड़के को तंग करते हुए देखा। जो उसे समझ नहीं आया वो ये था कि गुंडे बिना उस लड़के को छुए उसे उल्टे पेड़ पर कैसे लटका रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि लड़के को जादू से ऊपर लटकाया गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो लोग जादू का इस्तेमाल कर पाते थे वो युद्ध के मैदान में भी कम ही दिखाई देते थे, और यहां गांव में ऐसा कोई था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो जादूगर बीते हुए कल में यहां मौजूद था। जिस इंसान ने लड़के पर जादू किया उसे अपने किए पर बुरा लगा। जो लड़का तंग हो रहा था उसने गुंडे से कहा कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। लड़के ने कहा कि उसके पास जो पैसा है वो उसकी मां की दवाई के लिए है। गुंडे ने कहा कि उसे उसकी मां की सेहत की कोई परवाह नहीं है। वो उसे थप्पड़ मारने लगा और उससे ज्यादा पैसे निकालने के लिए कहने लगा। गुंडे ने एस्ले से कहा कि वो लड़के को पेड़ के ऊपर तक ले जाए। एस्ले ने कहा कि वो लड़के को पेड़ के ऊपर नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर उससे कोई गलती हो गई तो लड़का गिरकर मर जाएगा।
गुंडे ने एस्ले से कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे पेड़ पर लटका देगा। एस्ले ये सुनकर डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने जादू इसलिए सीखा था क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहता था कि वो भी कुछ करने में अच्छा है। वो बहुत डर गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब वो सोच रहा था कि क्या करे, तभी रोनन ने अपनी लकड़ी से उसे मारा। रोनन के मारते ही एस्ले का जादू पर से कंट्रोल छूट गया और लड़का जमीन पर गिर गया। रोनन ने एस्ले से कहा कि वो रुक जाए क्योंकि वो गलती से लड़के को मार सकता है। गुंडा इस बात पर गुस्सा हो गया कि एस्ले रुक गया। उसने एस्ले से पूछा कि उसने उसकी बेइज्जती क्यों की। एस्ले जवाब देने ही वाला था कि रोनन ने उसे रोक दिया। उसने एस्ले से पूछा कि उसने टेलीकाइनेसिस का जादू कहां से सीखा है। एस्ले ने बताया कि उसने ये जादू एक घूम घूम कर सामान बेचने वाले से खरीदी हुई किताब से सीखा है। रोनन को ये सुनकर हैरानी हुई। उसे यकीन नहीं हुआ कि एशले इतना अच्छा जादूगर बन गया था, जबकि उसने एक सस्ती किताब से सीखा था। गुंडा इस बात से गुस्सा हो गया कि रोनन और एशले उसे अनदेखा कर रहे थे। उसने अपनी तलवार निकाली और रोनन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। रोनन को लगा कि उसके जैसा लड़का असली तलवार कहां से लाएगा। गुंडे को उसकी तरफ हमला करते देख वो निराश हुआ, क्योंकि उसका हमला करने का तरीका बहुत खराब था। रोनन ने आसानी से उसके हमले से खुद को बचा लिया। गुंडा ये देखकर हैरान हो गया। ये रोनन के लिए ज्यादा हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि भले ही वो बीते हुए कल में वापस आ गया हो, लेकिन एक सैनिक के तौर पर जो लड़ने की समझ उसके अंदर थी, वो हमेशा उसके पास रहेगी। गुंडे ने रोनन से कहा कि वो बस किस्मत वाला था कि वो उसके हमले से बच गया। उसने कहा कि वो घुटनों पर आकर अपनी जिंदगी की भीख मांगे, जबकि वो ऐसा कर सकता है। उसने कहा कि वो उसे मार देगा और उसकी बहन की देखभाल करेगा। रोनन ये सुनकर हैरान रह गया कि गुंडे ने उसकी बहन का नाम लिया। गुंडे ने कहा कि उसने हमेशा रोनन की बहन के साथ सोने का सपना देखा था। रोनन ने ये सुनते ही अपनी लकड़ी से गुंडे का कान हटा दिया। लड़का दर्द से चिल्लाया। रोनन उसके पास गया और कहा कि वो उसकी बहन का नाम ना ले जब तक वो मरना नहीं चाहता। दूसरे गुंडों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रोनन उन्हीं की तरह एक लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा था और फिर भी वो किसी का कान काट सकता था। रोनन ने उनसे कहा कि जो पैसे उन्होंने उस लड़के से चुराए थे वो उन्हें छोड़ दें और उसका मूड खराब करने के लिए कुछ और पैसे भी दे दें। पैसे लेने के बाद रोनन ने वो पैसे लड़के को दे दिए। लड़के ने रोनन से कहा कि उसे जो पैसे मिले हैं वो चुराए गए पैसों से ज्यादा हैं। रोनन ने लड़के से कहा कि उसे सिर्फ तलवार चाहिए और उसे पैसों की जरूरत नहीं है। जब लड़का रोनन को उसके किए के लिए शुक्रिया कर रहा था, एशले ने खुद को संभाला और लड़के से माफी मांगी। उसने कहा कि वो गुंडे से बहुत डरा हुआ था, तो उसके पास वही करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था जो वो चाहता था। लड़के ने एशले से माफी ना मांगने के लिए कहा। उसे समझ आया कि एशले को गुंडे से धमकाया जा रहा था। रोनन को शुक्रिया करने के बाद लड़का चला गया। रोनन इस बात से खुश था कि एशले एक गुंडा नहीं था। उसने एशले से कहा कि वो उसके साथ कुछ करना चाहता है तो उसे 4 दिन बाद उससे मिलना होगा। उसने एशले से कहा कि वो भागे नहीं, क्योंकि अगर वो उसे ढूंढ पाया तो वो उसे मार देगा। एशले से ये सब कहने के बाद रोनन अपने घर की तरफ भागा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने अपनी बहन के लिए कुछ फूल चुने, क्योंकि उसे फूल बहुत पसंद थे। उसने फूलों को फेंक देने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि ये थोड़ा बेवकूफ़ी भरा है। जैसे ही वो जाने वाला था, उसने अपनी बहन को घर से बाहर आते सुना। जब रोनन एक सैनिक था तो वो हमेशा सोचता था कि अगर वो अपनी बहन से दोबारा मिला तो वो क्या करेगा। वो सोचता था कि क्या उसे छोड़कर जाने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए या उसे ये बताना चाहिए कि उसने उसे कितना याद किया। जब रोनन ने उसे देखा तो बस वो मुस्कुरा पाया। जब रोनन घर के अंदर गया तो उसकी बड़ी बहन आयरिल उन फूलों की तारीफ कर रही थी जो वो उसके लिए लाया था। उसने रोनन के लिए बहुत सारा खाना बनाया ताकि वो उसे अपना प्यार दिखा सके। खाना खाने के बाद रोनन ने अपनी बहन से पूछा कि वो इस साल कितने साल की हो गई है। आयरिल ने कहा कि वो 22 साल की हो गई है। रोनन ये सुनकर खुश हुआ, क्योंकि अगर उसकी बहन 22 साल की है
तो इसका मतलब है कि उसे अजीब प्राणियों से लड़ने की तैयारी के लिए 10 साल का समय मिला है। आयरिल हैरान रह गई कि रोनन ने उसकी उम्र पूछी। उसने ये देखने के लिए उसके सिर को छुआ कि क्या वो बीमार है। रोनन इस बात से खुश था कि उसकी इतनी प्यारी और अच्छी बहन है। उसने उसे बचाने के लिए कुछ भी करने का फैसला किया। रोनन ने अपनी बहन से कहा कि वो एक एकेडमी में जाना चाहता है। आयरिल ये सुनकर खुश हुई। उसने रोनन से पूछा कि क्या वो मजाक कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि वो एक एकेडमी में जाए, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया था। रोनन ने कहा कि वो सच में गंभीर है। ये सुनने के बाद आयरिल ने घर में तलाशी ली और एक बड़ा सा मटका बाहर निकाला। जब रोनन ने मटके के अंदर देखा तो उसे बहुत सारे पैसे दिखे। रोनन ने आयरिल से पूछा कि उसके पास इतना पैसा क्यों है। आयरिल ने कहा कि वो गुप्त तरीके से अपने पैसे बचा रही थी ताकि वो रोनन को एक एकेडमी में भेज सके। रोनन ने आयरिल को उसके साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। उसने उसे बताया कि उसके पास जो पैसे हैं वो उस एकेडमी में दाखिला लेने के लिए काफी नहीं होंगे जहां वो जाना चाहता है। आयरिल ने रोनन से पूछा कि वो कौन सी एकेडमी में जाना चाहता है। रोनन ने कहा कि वो फिल लियोन एकेडमी में जाना चाहता है। आयरिल ये सुनकर हैरान हो गई। वो अविश्वास में चिल्लाई, फिलियोन एकेडमी, ये साम्राज्य की सबसे बेहतरीन एकेडमी है। ये पूरे महाद्वीप का सबसे अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पूरे महाद्वीप के सबसे शानदार प्रोफेसर्स हैं और इसे शाही परिवार से फंडिंग मिलती है। ये एकेडमी इतनी बेहतरीन है कि इसे हीरोज की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसने ग्रैंड कमांडर आदेशन, सोर्ड मास्टर शूलीफैन और विंटरविथ जैसे कई शानदार लोगों को तैयार किया है। इस एकेडमी में दाखिला लेना बहुत मुश्किल है। यहां तक कि आयरिल को भी यकीन नहीं था कि रोनन इसमें दाखिला लेने के लायक है या नहीं। कुछ दूर चलने के बाद रोनन अपनी मंजिल पर पहुंचा। वहां पहुंचकर वो ये देखकर हैरान था कि एस्ले सच में उससे मिलने आया था। रोनन ने एस्ले से कहा कि वो उसके साथ एक जरूरी बात देखना चाहता है। उसने एस्ले से कहा कि वो अपनी टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करके उसे ऊपर उठाए। एस्ले ये सुनकर हैरान था कि रोनन ने उससे ऐसी अजीब रिक्वेस्ट क्यों की। उसने रोनन से कहा कि वो ऐसा खतरनाक काम नहीं करना चाहता। रोनन ने उससे कहा कि वो फिक्र ना करे और जैसा वो कह रहा है वैसा ही करे। एस्ले ने टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करके रोनन को ऊपर उठाया। रोनन ये देखकर हैरान था कि एस्ले उसे कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता था। भले ही एस्ले का जादू उतना ताकतवर नहीं था जितना रोनन पर आयुध से लड़ते वक्त इस्तेमाल किया गया था। रोनन जानता था कि टेलीकाइनेसिस एक जरूरी जादू है, क्योंकि इसी की वजह से वो आयुध से बराबरी पर लड़ पाया था। वो जानता था कि टेलीकाइनेसिस एक ऐसा दुर्लभ जादू है जो ज्यादातर जादूगरों के पास नहीं होता। इसलिए वो एस्ले को दैत्यों के खिलाफ अपनी लड़ाई में सबसे जरूरी हिस्सा मानता था। रोनन को कुछ देर ऊपर उठाने के बाद एस्ले का अपने जादू पर से काबू हटने लगा। रोनन ने उससे 1 मिनट रुकने के लिए कहा, क्योंकि वो कुछ टेस्ट करना चाहता था। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे हवा में लहराया। ऐसा करते ही वो जमीन पर आ गया। एस्ले ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने काबू नहीं खोया था और फिर भी रोनन जमीन पर आ गया था। वो हैरान था कि रोनन ने उसकी मैजिकल एनर्जी, जिसे माना कहते हैं, उसे काट दिया। एस्ले ने रोनन से पूछा कि वो ऐसा कैसे कर पाया। रोनन ने एस्ले के सिर पर मारा और उससे कहा कि वो इसके बारे में न पूछे। जब रोनन एक सैनिक था तो उसे भी नहीं पता था कि वो ऐसा कैसे कर पाता था। वो इस जिंदगी में अपनी ताकत को और बेहतर तरीके से समझना चाहता था। अपनी तलवार को रखने के बाद रोनन ने अपना बैग एस्ले को दिया और उससे उसके पीछे आने के लिए कहा, क्योंकि वो कुछ ऐसा करने वाला है जो उसकी जीवनी, जिसे वो साम्राज्य का इतिहास कहता है, के पहले पेज पर होगा। अपनी मंजिल पर जाते हुए रोनन ने एस्ले से कहा कि वो उसके साथ फिलियोन एकेडमी में जाएगा। एस्ले ये सुनकर हैरान था, क्योंकि वो जानता था कि रोनन मार्शल आर्ट्स में कमाल का था, लेकिन वो खुद को इतना टैलेंटेड नहीं मानता था कि वो फिलियोन एकेडमी में दाखिला ले सके। रोनन ने एस्ले से पूछा कि क्या वो इस गांव में अपनी जिंदगी और टैलेंट को बर्बाद करना चाहता है। उसने उससे कहा कि वो एक डरपोक और हारने वाला इंसान है। उसने उससे कहा कि वो इस गांव में अपना समय बर्बाद करने पर पछताएगा। रोनन को अपनी जिंदगी बर्बाद करने का एहसास था, क्योंकि उसने सैनिक रहते हुए यही किया था। एस्ले रोनन को ऐसा कहते सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि रोनन उसकी बहुत परवाह करता है। उसने रोनन से कहा कि वो फिलियोन एकेडमी में जाएगा।
रोनन ने एक मर्द की तरह फैसला करने के लिए उसे बधाई दी। उसने रोनन से कहा कि उसे एक असली मर्द साबित करने के लिए अपनी पहली मुश्किल को पार करना होगा। जब रोनन और एस्ले अपनी मंजिल पर पहुंचे तो एस्ले ये देखकर हैरान था कि उसकी पहली मुश्किल एक लूनर गोब्लिन को हराना था। रोनन ने एस्ले से कहा कि यह ऐसा काम है जो उस पर बिल्कुल सही बैठता है। एस्ले समझ गया कि रोनन एक पागल इंसान है। लूनर गोब्लिन एक तरह के गोब्लिन हैं जो अक्सर उस इलाके के आसपास दिखाई देते हैं। ज्यादातर लोग उन्हें उनकी पीली स्किन और बिगड़े हुए शरीर से पहचानते हैं, लेकिन उनकी खास बात यह है कि वो सोने और दूसरे खजानों को देखकर पागल हो जाते हैं। वो सारी चोरी की चीजें जमा करते हैं और पूरे चांद वाली रात में उनका जश्न मनाते हैं। रोनन ने एस्ले से कहा कि वो उन्हें वहां इसलिए लाए थे ताकि वो गोब्लिन से खजाना चुरा सकें। एस्ले ये सुनकर हैरान था कि रोनन को यह बात कैसे पता चली कि गोब्लिन खजाना चुराते हैं और पूरे चांद वाली रात में जश्न मनाते हैं। रोनन ने उससे कहा कि उसने ये एक किताब में पढ़ा था। ये झूठ था। रोनन को यह जानकारी उसकी पिछली जिंदगी में मिली थी। रोनन ने एस्ले से कहा कि उसे अपनी टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करके सारा खजाना लेना होगा और उसे उसके बैग में डालना होगा। एस्ले ने उससे कहा कि वो ऐसा करने से डर रहा है क्योंकि अगर उससे कोई गलती हो गई और गोब्लिन जाग गया तो वो और रोनन मारे जा सकते हैं। रोनन ने उससे कहा कि अगर वो फिलून एकेडमी में जाना चाहते हैं तो उन्हें 2 चीजों की जरूरत है। पहली चीज है पैसा। उनकी ट्यूशन फीस भरने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। दूसरी चीज है असली जिंदगी का अनुभव। जबकि पैसा जरूरी है, असली जिंदगी का अनुभव ज्यादा जरूरी है। फिलियन एकेडमी ऐसी जगह है जो ऐसे अमीरों से भरी हुई है जिन्हें बचपन से ही बेहतरीन ट्रेनिंग मिली है, और ऐसे लोगों को जीतने के बारे में सोचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अपनी जान को खतरे में डालकर अनुभव हासिल करना। इसी के लिए गोब्लिन सही हैं, क्योंकि वो हमें पैसे और अनुभव दोनों देंगे। जब एस्ले ने यह सुना तो वो दुखी हो गया क्योंकि रोनन की बात में दम था। शांत होने के बाद एस्ले ने खजाना चुराने के लिए अपनी टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो बहुत ही ध्यान से और फोकस के साथ ये काम कर रहा था। रोनन का बैग भर जाने के बाद एस्ले ने उसकी कोशिशों के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसे इस बात का यकीन नहीं था कि एस्ले ऐसा कर पाएगा, तो जब ऐसा हो गया तो वो हैरान था। रोनन इस बात से बहुत खुश था कि उसे एक काम का गुलाम मिल गया था। जब रोनन अपना बैग भर रहा था, 2 आदमी एक पक्षी का पीछा कर रहे थे। वो गुस्से में उस पक्षी पर चिल्लाए। रोनन की बदकिस्मती से उस चिल्लाने की वजह से एक गोब्लिन जाग गया। जब गोब्लिन ने आसपास देखा तो उसने ध्यान दिया कि उनका खजाना चला गया है। उसने तुरंत दूसरे गोब्लिन को उठाया और उन्हें अपनी हालत के बारे में बताया। जब रोनन और एस्ले भागने वाले थे, गोब्लिन ने उन्हें देख लिया। वो उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। एस्ले डर के मारे घुटनों पर गिर गया। उसने रोनन से पूछा कि क्या हमें खजाने को छोड़कर भाग जाना चाहिए। रोनन ने उससे कहा कि वो खजाने को पकड़े रहें क्योंकि उन्हें अपने ट्यूशन के लिए इसकी जरूरत है। जब गोब्लिन उनके पास आए, रोनन ने अपनी तलवार निकाली और उसका वजन और उसकी मजबूती जांची। वो जानता था कि उसकी तलवार की क्वालिटी के साथ वो सिर्फ 15 बार ही हमला कर सकता है, उसके बाद तलवार बेकार हो जाएगी। ये एक बड़ी समस्या थी क्योंकि वहां 30 गोब्लिन थे, लेकिन रोनन को यकीन था कि 15 हमले काफी होंगे। जब उसने अपनी तलवार लहराई तो उसने 3 गोब्लिन के सर काट दिए। एस्ले को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रोनन ने पहले 3 गोब्लिन को एक ही वार में मार दिया। फिर उसने इतनी तेजी से दूसरे गोब्लिन पर हमला किया कि वो गायब ही हो गया। गोब्लिन को संभालने के बाद रोनन ने एस्ले से उठने के लिए कहा क्योंकि उन्हें घर वापस जाना था। घर जाते हुए रोनन को अपने कंधों में कुछ दर्द महसूस हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ कि कुछ गोब्लिन को काटने के बाद उसकी मांसपेशियां दुखेंगी। उसे एहसास हुआ कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका शरीर अभी भी बढ़ रहा है। उसने फैसला किया कि घर वापस जाने के बाद उसे बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग करनी होगी। एस्ले ने रोनन से पूछा कि वो कौन था जिसने इतनी तेज आवाज की थी जिससे गोब्लिन जाग गए थे। रोनन ने कहा कि वो नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन अगर वो कभी उससे मिला तो वो उसे जरूर मारेगा। जब रोनन और एस्ले चल रहे थे, किसी ने एस्ले पर एक तीर चलाया। एस्ले की किस्मत अच्छी थी कि रोनन ने उस तीर को पकड़ लिया। एस्ले ये देखकर हैरान था। वो सोचने लगा कि वो तीर कहां से आया। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो वो दोनों आदमी जिन्होंने पक्षी पर चिल्लाया था वो उनसे मिलने आए और उन्होंने तीर चलाने के लिए माफी मांगी। उन्होंने उनसे पूछा कि उनके जैसे बच्चे रात में वहां क्या कर रहे थे।
रोनन इस बात पर बहुत गुस्सा हो गया कि उन्होंने उसे बच्चा कहा। उन्होंने रोनन के बैग की तरफ देखा और उन्हें खजाना दिखा। वो ये देखकर खुश हुए। उन्होंने रोनन और एस्ले से फिर से माफी मांगी। रोनन ने उनसे कहा कि वो अपनी झूठी माफी बंद करें। उसने उनसे पूछा कि वो कौन है। आदमी ने चाकू निकाला और रोनन पर हमला कर दिया। उसने रोनन से कहा कि उनके ग्रुप का नाम कैलबोरो है। जब रोनन ने उनके ग्रुप का नाम सुना तो उसने आदमी से चाकू छीन लिया और उसे मार दिया। जब उस आदमी के दोस्त ने यह देखा तो वो रोनन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन एस्ले ने उसे रोक दिया, जिसने इनविजिबल हैंड नाम की स्किल का इस्तेमाल करके उसे नीचे पकड़ लिया था। रोनन ने उसे बचाने के लिए एस्ले का धन्यवाद दिया। उसने आदमी का चाकू लिया और उसे फाड़कर अलग कर दिया। एश्ले ये देखकर हैरान रह गया। उसने रोनन से पूछा कि क्या उसने उस आदमी को मार दिया। रोनन ने कहा कि जो भी उसे मारने की कोशिश करेगा वो उसे मार देगा। उसने कहा कि ये आदमी इसी के लायक थे, क्योंकि ये जिस ग्रुप के हैं वो बहुत से बुरे कामों के लिए जिम्मेदार हैं। वो शिकार, अपहरण और इंसान को बेचने जैसे अपराध करते हैं। उन्हें साम्राज्य के सबसे बुरे शिकारी ग्रुप के रूप में जाना जाता है। रोनन ने एश्ले से कहा कि ये आदमी उनका खजाना चुराने और उनके अंग निकालने वाले थे। लाशों को साफ करते हुए रोनन और एश्ले ने देखा कि आदमियों का बैग हिल रहा है। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें से एक पक्षी निकला। रोनन उस पक्षी को देखकर हैरान था, क्योंकि उसके नीले पंख थे। जब उसने पक्षी के पैरों की तरफ देखा तो उसे उस पर एक जंजीर दिखी। ये जंजीर कैदी की माना को खराब करने और उसकी हरकत को रोकने के लिए कैलबोरो द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान था। रोनन हैरान था कि कैलबोरो ऐसे सामान का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ रहस्यमयी जानवरों को पकड़ने के लिए किया जाता है। सोचते हुए रोनन ने पक्षी के पीछे एक जादुई चक्र देखा और पक्षी को बोलते सुना। एश्ले ये देखकर हैरान था। उसे लगा कि पक्षी सच में बोल सकता है। रोनन ने उससे कहा कि कोई उनसे कम्युनिकेशन मैजिक के जरिए बात कर रहा है। रोनन इस बात से हैरान था कि पक्षी के बैग से बाहर आते ही संचार जादू ने काम किया। इसका मतलब है कि बात करने वाला इंसान पक्षी से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बैग उस संचार को रोक रहा था। जिस इंसान का नाम वॉन है वो एक प्रोफेसर है जो रहस्यमयी जानवरों के बारे में रिसर्च कर रहा है। वॉन ने कहा कि वो मर्ज नाम के पक्षी का गार्डियन है। वॉन ने कहा कि वो कुछ समय से मर्ज से जुड़ नहीं पा रहा था और वो अधिकारियों को रिपोर्ट करने ही वाला था। उसने रोनन और एश्ले से पूछा कि वो कौन है। रोनन ने कहा कि वो अच्छे राहगीर हैं। उसने कहा कि उन्होंने मर्ज को शिकारियों से बचाया। वॉन को यकीन नहीं हुआ कि मर्ज का अपहरण हो गया था। मर्ज को बचाने के लिए रोनन ने वॉन को धन्यवाद दिया और उनसे पूछा कि वो उन्हें क्या लौटा सकता है। एश्ले ने वॉन से कहा कि वो उन्हें कुछ लौटाने के बारे में फिक्र न करे। उसने वॉन से पूछा कि मर्ज उसके पास वापस कैसे जाएगा, क्योंकि वो जंजीरों में बंधी होने की वजह से थका हुआ लग रहा था। रोनन ने वॉन से पूछा कि क्या मर्ज जंजीरें काटने के बाद अच्छी तरह से उड़ पाएगा। वॉन ने हाँ कहा। वॉन के ये कहने के बाद रोनन ने एक ही बार में मर्ज की जंजीरें तोड़ दी। उसने मर्ज से कहा कि घर वापस जाने के लिए। जब मर्ज ने ये सुना तो उसे रोनन एक चमकदार हीरो जैसा लगा। उसने अपना पिछला हिस्सा रोनन के मुंह के पास किया। वॉन ने रोनन से कहा कि मर्ज उससे दोबारा मिलना चाहता है और इसी वजह से वो चाहता है कि वो उसके पंखों में से एक पंख ले ले। उसने रोनन से कहा कि मर्ज जैसा ड्रीम बर्ड अपने पंख का इस्तेमाल असली शरीर के लिए एक कंपास के रूप में कर सकता है। उसने रोनन से कहा कि जब वो उसके इंस्टीट्यूशन में आएगा तो वो उसे चुकाएगा। ये कहने के बाद मर्ज उड़ गया। मर्ज के उड़ जाने के बाद रोनन ने अपने हाथ पर कुछ देखा। कुछ दिनों बाद जो खजाना रोनन ने हासिल किया था उसे वो डाउन कैरेबल नाम के एक व्यापारी के पास ले गया। डाउन कैरेबल मर्चेंट्री का मालिक है। डाउन रोनन जैसे ग्राहक से मिलकर खुश था, क्योंकि वो बहुत सी कीमती चीजें लाया था। रोनन भी डाउन जैसे व्यापारी से मिलकर खुश था, क्योंकि उसने रोनन की लाई हुई चीजों की कद्र की। दूसरे व्यापारी रोनन को धोखा देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन डाउन उसके साथ ईमानदार था। रोनन ने डाउन से पूछा कि क्या वो उसे एक चीज की जांच करने में मदद कर सकता है। रोनन ने एक अजीब सा दिखने वाला अंडा निकाला और उसे डाउन को दिया। पहले रोनन को लगा कि अंडा पूप है। वो इस बात पर गुस्सा हो गया कि मर्ज ने उसके साथ ऐसा किया। उसने उस अंडे को एक चट्टान पर फेंक दिया। अंडे ने चट्टान को पूरी तरह से तोड़ दिया। यही वजह थी कि रोनन जानना चाहता था कि ये किस तरह का अंडा है। अंडे को करीब से देखने के बाद डाउन को लगा कि ये घोड़े का पूप है। रोनन ये सुनकर हैरान हुआ। उसने डाउन से अंडा लिया और उसे बात के लिए रख दिया। रोनन ने डाउन से पूछा कि क्या वो फिलियन एकेडमी के बारे में किताबें बेचता है। उसने डाउन से कहा कि वो फिलियन एकेडमी में दाखिला ले रहे हैं और उन्हें पढ़ने के लिए किताबों की जरूरत है। डाउन ये सुनकर खुश हुआ, क्योंकि उसकी बेटी भी एकेडमी में दाखिला ले रही थी। उसने रोनन और एश्ले को अपनी बेटी मरिया से मिलाया। रोनन मरिया को देखकर हैरान था। डाउन ने मरिया से कहा कि रोनन और एश्ले जरूरी लोग हैं जिनके साथ उसने अभी अभी एक डील की है। मरिया ये सुनकर हैरान हुई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उनके जैसे बच्चों ने अभी अभी उसके पिता के साथ एक डील की है। डाउन ने रोनन और एश्ले से माफी मांगी कि उसकी बेटी ने उन्हें बच्चा कहा। रोनन मरिया के पास गया। उसने पूछा कि क्या उसका बीच का नाम सोन है। मरिया ने हाँ कहा। रोनन ये सुनकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हुआ कि मरिया इतनी हद तक उस इंसान जैसी दिखती थी जिसे वो अपनी पिछली जिंदगी में जानता था। रोनन उलझन में था, क्योंकि वो जिस मरिया को जानता था वो एक आदमी था। मरिया के कान के पास गया और उससे पूछा कि क्या उसके पास पीने
यह सवाल सुनकर मारिया हैरान रह गई। उसने रोनन के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। जब रोनन को थप्पड़ लगा तो उसे यकीन हो गया कि उसे इस तरह थप्पड़ मारने वाली सिर्फ एक ही इंसान हो सकती है, और वो है उसकी अपनी मारिया। पिछली जिंदगी में रोनन आर्मनिल नाम की एक जगह पर एक डिसिप्लिनरी सोल्जर के तौर पर काम करता था। वो जिस मारिया को जानता था वो आर्मनिल में सप्लाई की प्रभारी थी। मारिया एक मिलनसार इंसान थी जो सभी के साथ घुल मिल जाती थी, लेकिन जब भी सनिक डेस्क के बारे में बात करते, मारिया हमेशा गुस्सा हो जाती और अपने आसपास के लोगों को थप्पड़ मार देती थी। रोनन हमेशा से जानने को उत्सुक था कि मारिया ऐसा क्यों करती है। वो मारिया से इस बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि मारिया मर गई थी। रोनन ये जानकर खुश था कि मारिया के ऐसे बर्ताव करने की वजह यह थी कि वो एक लड़की है। मारिया को लगा कि रोनन उस पर हंस रहा है। उसने उसे दोबारा मारने का फैसला किया, लेकिन रोनन ने उसका हमला रोक दिया और उसके सिर पर मारते हुए कहा कि वो उसे दोबारा ना मारे। उसने उससे कहा कि उसने उसे सिर्फ इसलिए मारने दिया क्योंकि उसने एक बेवकूफी भरा सवाल पूछा था। मारिया ये सुनकर गुस्सा हो गई। उसने अपने सिर से रोनन की ठोड़ी पर वार किया। ऐसा करते ही वो और रोनन लड़ने लगे। जब वो शांत हुए तो रोनन और मारिया ऐसे बात करने लगे जैसे वो दोस्त हों। एस्ली ये देखकर हैरान रह गया। उसे लगा कि वो दोनों पागल हैं। मारिया एक तलवार लेकर आई जिसका नाम ब्लैक आयरन स्वॉर्ड था। उसने रोनन से कहा कि ब्लैक आयरन स्वॉर्ड एक शानदार तलवार है जिसे नाइट्स भी खरीदना चाहते हैं। रोनन ने उससे कहा कि वो एक रफ तरीके से लड़ता है, तो उसे ऐसी तलवार चाहिए जो आसानी से ना टूटे। मारिया ने उसे यकीन दिलाया कि ब्लैक आयरन स्वॉर्ड उसके लिए सबसे अच्छी है। रोनन को वो तलवार पाकर खुशी हुई, क्योंकि यही वो तलवार थी जिसका इस्तेमाल उसने पिछली जिंदगी में किया था। रोनन को उसका हथियार देने के बाद उसने एस्ली से पूछा कि वो किस तरह के जादू का इस्तेमाल करता है। एस्ली ने कहा कि वो टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करता है। मारिया ये सुनकर हैरान रह गई। उसने एस्ली से कहा कि अगर वो अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे स्कॉलरशिप मिल सकती है। एस्ली ये सुनकर बहुत खुश हुआ। मारिया को यकीन था कि उसे एस्ली की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने रोनन पर ध्यान देने का फैसला किया। उसने रोनन से पूछा कि वो कौन सी तकनीक दिखाएगा जो वो टेस्ट के दिन जजों को दिखाएगा। उसने रोनन से कहा कि अगर वो फिलियन एकेडमी में दाखिल होना चाहता है तो उसे एक शानदार तकनीक से जजों को इम्प्रेस करना होगा। स्कूल में एक लिखित परीक्षा भी होती है जो मुश्किल होती है, लेकिन वो प्रैक्टिकल परीक्षा जितनी मुश्किल नहीं होती। प्रैक्टिकल परीक्षा इतनी जरूरी होती है कि अगर कोई उसमें अच्छा परफॉर्म करे तो वो लिखित परीक्षा में कम नंबर होने के बावजूद एकेडमी में दाखिल हो सकता है। रोनन ने मारिया से पूछा कि उसे कौन सी तकनीक दिखानी होगी। मारिया ने उसे कहा कि ज्यादातर रईस लोग अपने परिवार की गुप्त तकनीक दिखाते हैं, लेकिन आम मार्शल आर्ट्स के आवेदक अपनी निजी मानव फाइटिंग तकनीक दिखाते हैं। रोनन ये सुनकर हैरान था। उसने मारिया से पूछा कि क्या मार्शल आर्टिस्ट के लिए माना का इस्तेमाल करना मुमकिन है, भले ही वो जादूगर ना हो। मारिया ये सवाल सुनकर हैरान रह गई। उसने रोनन से कहा कि जो भी फिलियन एकेडमी में शामिल होना चाहता है उसे अपनी माना को महसूस करने और उस माना का युद्ध में इस्तेमाल करने में सक्षम होना होगा। उसे लगा कि यह जानकारी हर कोई जानता है, और फिर भी रोनन उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो पागल हो। रोनन ने उसे पूछा कि क्या माना को महसूस करना ऑरा को महसूस करने जैसा है। मारिया ये सुनकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि रोनन जैसा इंसान फिलियन एकेडमी में दाखिल होना चाहता था। रोनन ने उससे कहा कि वो फिक्र न करे। उसने कहा कि शायद ये ऐसी चीज है जो वो पहले से ही जानता है। मारिया खड़ी हो गई और रोनन को बाहर चलने को कहा। उसने रोनन की दोनों तलवारें ले लीं। रोनन ने उसे तलवारें छोड़ने को कहा। उसने मारिया से कहा कि अगर उसने उन्हें नुकसान पहुंचाया तो वो क्या करेगी। मारिया ने रोनन से कहा कि वो तलवारें खरीदने के लिए जितना पैसा खर्च करेगी वो उसे उसका 3 गुना पैसा देगी। उसने उसे तुरंत उठने को कहा क्योंकि वो उसे कुछ खास ट्रेनिंग देना चाहती थी। माना नेचर की ताकत का मूल स्रोत है। ये एक नेचुरल एनर्जी है जो दुनिया में हर जगह मौजूद है, लेकिन हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका इस्तेमाल करने के लिए किसी को अपनी एनर्जी को महसूस करना होगा और माना सेंस का इस्तेमाल करने में सक्षम होना होगा। इस पड़ाव में आने के लिए किसी को कई ट्रेनिंग से गुजरना होगा और खुद को बेहतर तरीके से समझना होगा। एक आम इंसान को माना सेंस हासिल करने में 1 साल लगता है। अपनी माना तकनीकों का अभ्यास करने और उन्हें पूरा करने के बाद वो फिलियन एकेडमी में अप्लाई करते हैं। मारिया ने रोनन से कहा कि वो ऑरा और माना के बीच का फर्क नहीं जानता। यही बात साबित करती है कि वो अभी तक फिलियन एकेडमी में जाने के लिए तैयार नहीं है।
उसने रोनन से कहा कि ऑरा माना का ही एक रूप है। यहां तक कि जो लोग माना का इस्तेमाल करने में काफी हुनरमंद होते हैं, उन्हें भी ऑरा हासिल करने के लिए कम से कम 10 साल तक ट्रेनिंग करनी होती है। रोनन को युद्ध के मैदान में उन लोगों से मिलना याद आया जो ऑरा का इस्तेमाल कर सकते थे। वे अक्सर इस बारे में शेखी भगड़ते थे और एक असामान्य शक्ति का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इससे रोनन को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग मर गए थे। मारिया ने रोनन से कहा कि अब वो और कुछ नहीं समझाएगी। उसने अपनी तलवार निकाली और रोनन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ी। रोनन ने उस हमले को रोक दिया। वो मारिया की ताकत से हैरान था। वो हैरान था कि वो कितनी हुनरमंद थी और वो दोहरी तलवार से उससे कितनी अच्छी तरह लड़ पाई। भले ही वो ये नहीं देख पाया कि वो माना का इस्तेमाल कर रही है या नहीं, लेकिन वो बता सकता था कि वो उससे लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही थी। मारिया रोनन से प्रभावित हुई। वो असल में रोनन को एक ही बार में हराकर उसे माना का इस्तेमाल दिखाना और उसे खुद ही परीक्षा छोड़ने के लिए कहना चाहती थी। मारिया चाहती थी कि रोनन हार मान ले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अकेडमी में उसकी बेइज्जती हो। लेकिन उसकी हैरानी की बात थी कि रोनन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था जितना उसने सोचा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि रोनन को माना का इस्तेमाल करना नहीं आता था। जब मारिया सोच में गुम थी, तो रोनन ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसे दूर धकेल दिया। उसने एक जानलेवा रुख अपनाया और उससे कहा कि वो अपने हमले से बचे। मारिया की किस्मत अच्छी थी कि उसने रोनन की बात सुनी और हमले से बच गई। हमले से सफल होने के बाद उसने रोनन से कहा कि वो एक आम इंसान नहीं है। रोनन ने उससे कहा कि वो भी काफी अच्छी है। उसने उससे कहा कि वो अपने ब्लेड का इस्तेमाल करने में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो अभी भी अपने बैलेंस सेंटर को खोजने में नासमझ है। उसने उसे कहा कि अगर वो इस समस्या को ठीक कर सकती है तो वो बहुत बेहतर होगी। ये कहने के बाद रोनन ने अपनी तलवार रख दी और मुड़ गया। मारिया ये देखकर गुस्सा हो गई। उसने रोनन से कहा कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है और उसे जारी रखना होगा। रोनन ने उसे कहा कि वो ये ना भूले कि उसने उसके पैसों को 3 गुना करने का वादा किया था। ऐसा कहते ही मारिया की दोनों तलवारें टूट गईं। मारिया ये देखकर बहुत हैरान रह गई। एस्ली ने मारिया से कहा कि वो फिक्र न करे, जैसा कि उसे रोनन के जीतने की उम्मीद नहीं थी। ये कहने के बाद वो रोनन के साथ चला गया। मारिया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ अभी क्या हुआ। उसे यकीन था कि रोनन इंसान नहीं है। अगले दिन मारिया ने रोनन और एस्ली को कुछ किताबें और कुछ सामान दिए। उसने कहा कि ये वो किताबें हैं जो उसने खुद संक्षेप में लिखी हैं। रोनन ने उसे पूछा कि वो किसके लिए हैं। मारिया ये सुनकर हैरान हुई। उसने रोनन से कहा कि उसे और एस्ली को किताबों की जरूरत है, क्योंकि परीक्षा 1 महीने में है। रोनन ने उसे कहा कि किताबें बहुत ज्यादा हैं। उसने अपनी तलवार निकाली और उससे पूछा कि क्या वो उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। मारिया ने रोनन से कहा कि वो उन्हें ये किताबें इसलिए दे रही है क्योंकि वो उन्हें पसंद करने लगी है और वो चाहती है कि वो दोनों एक साथ फिलियन अकेडमी में दाखिल हों। उसने उसे यह भी कहा कि किताबें मुफ्त हैं। रोनन की ये सुनते ही उसने अपनी तलवार रख दी। मारिया ने उन्हें कहा कि वो उन्हें खुद पढ़ाना पसंद करेगी, लेकिन उनके ग्रुप को किसी और जगह जाना होगा। उसने उन्हें कड़ी मेहनत करने और बहुत पढ़ाई करने के लिए कहा ताकि वो उनसे अकेडमी में मिल सके। रोनन ने मारिया से कहा कि वो फिक्र न करे और अपने पर ध्यान दे। उससे ये कहने के बाद मारिया गाड़ी में बैठ गई। उसने उनसे कहा कि वो उनसे परीक्षा के दिन मिलेगी और उन्हें उसकी किताबें नहीं खोनी हैं। मारिया के जाने के बाद रोनन ने महसूस किया कि मारिया के साथ लड़ाई की वजह से उसका शरीर दुख रहा था। वो जानता था कि उसके कमजोर शरीर को ट्रेनिंग देना जरूरी है। उसे ये जानकर अजीब लगा कि उसे अकेडमी में दाखिला लेने के लिए पढ़ाई और मेहनत भी करनी होगी। उसे अपनी हालत अजीब लगी, लेकिन उसे इससे नफरत नहीं थी। रोनन के घर लौटने के बाद उसने अलग तरह से रहना शुरू कर दिया। वो बहुत सारा खाना खाता और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार राक्षसों का शिकार करता। आखिरकार उसने गांव के सभी राक्षसों को मार डाला। रात में रोनन ने बहुत पढ़ाई की। उसने पिछली जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगा। रोनन ने इस दिनचर्या को तब तक जारी रखा जब तक 1 महीना नहीं बीत गया और आखिरकार परीक्षा का दिन आ जब गया। एस्ले ने फिलियन एकेडमी को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ऐसी कोई इमारत मौजूद है, क्योंकि एकेडमी एक छोटे शहर जैसी थी। रोनन ने उससे घूरना बंद करने के लिए कहा, क्योंकि वो एक गांव के गवार जैसा लग रहा था। एस्ले माफी मांगने ही वाला था कि उसने रोनन के बारे में कुछ देखा। उसने रोनन से कहा कि उसका शरीर 1 ही महीने में बड़ा हो गया है। रोनन ने उससे कहा कि वो ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातों पर ध्यान ना दे। इसके बजाय उसे परीक्षा के लिए एकेडमी में दाखिल होना चाहिए। चलते हुए रोनन को एहसास हुआ कि कोई जरूरी इंसान भी इस परीक्षा में हिस्सा लेगा। वो इंसान है स्वॉर्ड सेंट श्लीफेन, साम्राज्य का सबसे ताकतवर आदमी। वो ग्रांसिया नाम के जाने माने स्वॉर्ड्समैन फैमिली का प्रतिनिधि है। रोनन को यकीन है कि वो उससे मिलेगा, क्योंकि शालान उसकी उम्र का ही है और इसलिए उसे भी परीक्षा देनी चाहिए। जब रोनन सोच रहा था तो एस्ले ने उससे पूछा कि क्या उसके पास ड्रीम बर्ड से लिया हुआ पंख है। रोनन ने पंख निकाला जब उसे याद आया कि वॉन का इंस्टीट्यूशन राजधानी में था। जब उसने पंख निकाला तो उसने देखा कि वो फिलियन एकेडमी में एक ऊंची इमारत की तरफ इशारा कर रहा था। ऊंची इमारत के ऊपर मार्पेज और वैरन फनाशिर
जो अकेडमी के प्राणी विज्ञान प्रोफेसर हैं, वो रोनन का स्वागत करने की तैयारी में अपने दफ्तर को फिर से सजा रहे थे। वॉन एक चिंता करने वाला इंसान था। वॉन ने थोड़ी हवा आने देने के लिए खिड़की खोलने का फैसला किया। खिड़की खोलते ही उसने रोनन का डरावना चेहरा देखा। जब उसने और मार्पेज ने उसे देखा तो वो चिल्लाए। वॉन ने रोनन से पूछा कि वो उसकी खिड़की तक कैसे पहुंचा, क्योंकि उसका दफ्तर इमारत के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर है। उसने उनसे पूछा कि क्या वो मार्पेज के पीछे हैं। रोनन ने वॉन को दिखाने के लिए पंख निकाला। वॉन ये देखकर हैरान हुआ। उसे एहसास हुआ कि रोनन और एस्ले वही लोग थे जिन्होंने मार्पेज को बचाया था। वॉन ने उन पर चिल्लाने के लिए माफी मांग ली। रोनन ने उससे कहा कि वो इस बारे में फिक्र ना करे। उसने कहा कि खिड़की का इस्तेमाल करना एस्ले की गलती थी। एस्ले ये सुनकर हैरान था। उसने वॉन से कहा कि उन्होंने खिड़की से इसलिए प्रवेश किया क्योंकि रोनन ने कहा कि वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करने के लिए बहुत थक गया है। इसलिए उसने उससे टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करके उसे ऊपर उठाने के लिए कहा। रोनन ने एस्ले के मुंह को दबाकर उसे सच बताने से रोक दिया। उसने वॉन से कहा कि वो इस बात से हैरान है कि वो एक चिंतित व्यक्ति और फिलियन अकेडमी का प्रोफेसर है। वॉन ने कहा कि वो भी इस बात से हैरान है कि रोनन और एस्ली अकेडमी के आवेदक हैं। उसे बुरा लगा कि वो नहीं जानता था, क्योंकि वो एक सिफारिशी पत्र लिख सकता था जो उन्हें बिना किसी परीक्षा के अकेडमी में दाखिल होने की इजाजत देता। रोनन ने वॉन से कहा कि वो ये सब बातें छोड़ दीजिए। उसने वॉन से कहा कि वो चाहता है कि वो उसे कुछ देखने में मदद करे। उसने वो अंडा निकाला जो मार्पेज ने किया था। वॉन ये देखकर बहुत हैरान हुआ। रोनन ने उससे पूछा कि वो इस बात पर हैरान क्यों है कि एक पक्षी ने अंडा दिया। वॉन ने कहा कि एक ड्रीम बर्ड जो अंडा देता है वो आम अंडे से अलग होता है। उसने कहा कि वो नहीं जानता कि अंडे से क्या निकलेगा। रोनन ये सुनकर हैरान था। वॉन ने उससे कहा कि जिस माहौल में ड्रीम बर्ड होता है वो अनोखी माना को सोख लेगा और एक अंडा देगा। जिस जगह पर लावा भरा होता है वहां अंडे से फिनिक्स निकलेगा। एक राक्षस के घोंसले में हैश ड्रीम बर्ड राक्षस जैसा दिखेगा और कुछ सिचुएशन में हैश ड्रीम बर्ड एक पक्षी का रूप नहीं लेगा। वॉन ने कहा कि अगर वो ड्रीम बर्ड के माना को एनालाइज करेगा तो वो अनुमान लगा सकता है कि अंडे से क्या निकलेगा, लेकिन वो अभी ये नहीं बता सकता कि वो असल में क्या है। रोनन ये सुनकर गुस्सा हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक अंडे को समझना इतना मुश्किल हो सकता है। उसने सोचा कि मार्पेस किस जगह पर था कि उसने ऐसा अंडा दिया। वॉन ने रोनन से कहा कि वो चाहता है कि वो अंडे की देखभाल करे। उसने पूछा कि क्या ये ठीक है, क्योंकि अंडा बहुत कीमती है। वॉन ने रोनन से कहा कि एक ड्रीम बर्ड अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही अंडा देता है। मार्पेज ने रोनन के सामने अंडा दिया। इसका मतलब है कि उसे रोनन में कुछ खास महसूस हुआ। रोनन ने वॉन की रिक्वेस्ट मान ली, क्योंकि वो भी इस बात को लेकर उत्सुक था कि अंडे से किस तरह की चीज निकलेगी। रोनन और एस्ले ने वहां से जाने का फैसला किया, क्योंकि उनकी परीक्षा बहुत जल्द शुरू होने वाली थी। वॉन ने उनसे उन तरफ इंतजार करने के लिए कहा। उसने एक नक्शा निकाला और रोनन से कहा कि वो अंडे से कुछ निकलने में उनकी मदद करेगा। नक्शा मिलने के बाद रोनन और एस्ले परीक्षा देने के लिए गैलेलियन कैसल चले गए। जहां परीक्षा हो रही थी वहां मार्शल आर्ट्स के आवेदक एक जगह पर जमा हो गए। एक अटेंडेंट एक कमरे से बाहर आता है और आवेदक 112 को अंदर आने के लिए कहता है। रोनन को एहसास हुआ कि आवेदक 112 के बाद उसकी बारी है। वो इंतजार करते करते थक गया था। मरिया ने उससे कहा कि सभी परीक्षाएं ऐसी होती हैं। उसने मरिया से पूछा जो उसके बगल में बैठी थी कि उसने क्या पहना है। मरिया ने उससे कहा कि फिलियन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें सभी नोबल्स लोग आते हैं। उसने कहा कि वो अपने आप को अच्छी तरह से दिखाना चाहती है ताकि भविष्य में वो उसके क्लाइंट बन सकें। जब रोनन और मरिया बात कर रहे थे तो आवेदक 112 कमरे से बाहर आया और आवेदक 113 जो रोनन था उसे अंदर जाने के लिए कहा गया। मरिया ने रोनन से घबराने के लिए नहीं कहा। उसने उससे कहा कि वो अपनी पूरी कोशिश करे। रोनन ने उससे कहा कि वो फिक्र ना करे, क्योंकि कुछ नहीं होगा। जब रोनन अंदर गया तो प्रोफेसर्स के चारों ओर की हवा से हैरान हो गया। उनमें से हर एक असाधारण था, खासकर बीच में बैठा बूढ़ा आदमी जो अकेडमी का हेडमास्टर है और एक आर्कमेज है। उसका नाम क्रेवा क्रेतीर है। उसने उस एनर्जी से भी हैरान था जो तलवारबाजी इंस्ट्रक्टर के पास थी। इस महिला का नाम नेवी रोज है और उसे ग्रैंड स्वॉर्ड सेंट कहा जाता है। रोनन का परिचय देने के बाद उससे एक जादुई तरीके से बनाए गए डमी से लड़ने के लिए कहा गया। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन सी टेक्निक दिखाएगा। रोनन ने उनसे कहा कि वो सिर्फ एक तेज कट का इस्तेमाल करेगा। प्रोफेसर इस बात पर हैरान थे कि रोनन बिना किसी माना का एक साधारण कट का इस्तेमाल करने वाला था। उन्हें लगा कि वो एक बेवकूफ है, क्योंकि डमी के पास ऑरा यूजर को रोकने के लिए काफी रक्षा क्षमता थी और उसमें रीजनरेट होने की बहुत तेज क्षमता थी। प्रोफेसर्स ने सोचा कि रोनन बेवकूफ है, क्योंकि श्लिफेन भी डमी को मुश्किल से ही खरोच पाया था। क्रावा को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर उसके सामने रोनन से इतना रूखे बर्ताव कर रहे थे। उसने उन्हें अनदेखा करने का फैसला किया। जब उसने रोनन को देखा तो वो हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई इतनी कम उम्र में इतना जोश पा सकता है। जैसे ही रोनन ने अपनी तलवार निकाली, उसने डमी पर वार किया। नेवी रोज ये देखकर हैरान हो गई। हमले के बाद रोनन ने अपनी तलवार रख ली। प्रोफेसर रोनन पर हंसे। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उसने उन्हें सिर्फ एक कट दिखाया।
एक प्रोफेसर ने क्रेवा से पूछा कि वो रोनन को किस तरह नंबर देना चाहते हैं, लेकिन क्रेवा सुन नहीं रहा था क्योंकि वो रोनन के किए से हैरान था। जब क्रेवा रोनन की तरफ देख रहा था तो नेविरोज ने अपनी तलवार उठाई और रोनन पर हमला किया। उसने उससे पूछा कि उसने तलवारबाजी कहाँ। रोनन ने उसे बताया कि वो उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकता, तो उसने अपना सवाल बदल दिया। उसने पूछा कि क्या रोनन ने देखा था कि उसने उस पर हमला कैसे किया था। रोनन ने जवाब दिया कि नेवरोज ने बहुत तेज रफ्तार से अपनी तलवार निकाली और उनके बीच की दूरी के बावजूद 3 बार वार किया। नेवेरोज ने कहा कि उसने 3 बार इसलिए वार किया ताकि रोनन को दिखा सके कि उसका तेज वार घमंड भरा था। उसने रोनन को बताया कि उसने देखा कि रोनन ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी थी ताकि प्रोफेसर उसे देख सकें। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे ये प्रोफेसरों का अपमान लगा। बाकी प्रोफेसर तो ये भी नहीं समझ पाए थे कि रोनन ने अपनी गति धीमी की थी या नहीं। वे बहुत उलझन में थे। नेवरोज की बात सुनकर रोनन हैरान रह गया। उसने अपनी गति धीमी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसकी तलवार आखिरी वार को सह पाएगी या नहीं। रोनन ये सोच रहा था कि क्या वो खुद को सही ठहराए, क्योंकि नेवरोज बहुत गुस्से में थी। थोड़ी देर बाद नेवरोज शांत हुई और उसने अपनी तलवार अंदर रख ली। उसने रोनन से कहा कि वो ही उसे सिखाएगी। यह सुनकर क्रेवा हैरान था कि नेवरोज ने इतनी जल्दी रोनन को अपना छात्र मान लिया था। उसने रोनन को उसकी प्रदर्शनी के लिए धन्यवाद दिया और पूछा कि वो उनकी अकादमी में क्यों आया था। रोनन ने अपने अतीत की घटनाओं के बारे में सोचा और क्रेवा से कहा कि वो कोई पछतावा नहीं रखना चाहता। उसका जवाब सुनकर क्रेवा बहुत हैरान था। उसने रोनन से बाहर जाने को कहा। क्रेवा रोनन के जवाब से बहुत हैरान था। उसने कहा कि वो भी रोनन को सिखाना चाहता है। यह सुनकर एक प्रोफेसर हैरान रह गया। उसने क्रेवा से पूछा कि रोनन में ऐसा क्या खास है। क्रेवा ने तुरंत कहा कि रोनन में बहुत हुनर है। जैसे ही उसने ये कहा, वो जादुई पुतला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो तेजी से ठीक हो सकता है, उसका सिर गिर गया। रोनन का मजाक उड़ाने वाले दोनों प्रोफेसर ये देखकर बहुत हैरान थे। रोनन के कमरे से बाहर निकलने के बाद वो सोच रहा था कि क्या वो पिछले जीवन में नेवेरोज को हरा पाता। रोनन को पता था कि अगर वो नेवेरोज के बराबर आना चाहता है तो उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। वो खुश था कि वो फिलियन एकेडमी में आया था क्योंकि वो यहां बहुत कुछ सीख सकता था। प्रैक्टिकल टेस्ट खत्म होने के बाद छात्रों को थ्योरी का टेस्ट देनी थी। रोनन ने 1 महीने तक पढ़ाई की थी, इसलिए उसे लगा कि ये आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब रोनन परीक्षा केंद्र से बाहर आया तो वो डर से कांप रहा था। मैरिया ये जानकर हैरान रह गई कि रोनन आधे से ज्यादा सवालों का जवाब भी नहीं दे पाया था। वो ये सुनकर हैरान थी क्योंकि उसने रोनन से बैग में रखी किताबें पढ़ने के लिए कहा था। एसिल ने मैरिया को बताया कि रोनन किताबों को देखना भूल गया था। मैरिया ने रोनन से कहा कि वो चिंता ना करे क्योंकि उसे यकीन था कि उसने प्रैक्टिकल टेस्ट में अच्छा किया है और उसे अकादमी में जरूर चुना जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, उनके बीच में एक नीली गोली यानी टैबलेट दिखाई दी। छात्र उस टैबलेट को देखने के लिए गए क्योंकि उसमें उनके नतीजे थे। एसिल थ्योरी का टेस्ट में पहले स्थान पर आया था और जादुई विभाग के प्रैक्टिकल टेस्ट में 12वें स्थान पर था। मैरिया थ्योरी का टेस्ट में 9वें स्थान पर आई थी और मार्शल आर्ट्स विभाग के प्रैक्टिकल टेस्ट में 9वें स्थान पर थी। एसिल और मैरिया अपने नतीजे देखकर खुश होने लगे। मैरिया ये देखकर हैरान थी कि एसिल थ्योरी का टेस्ट में पहले स्थान पर आया था। उसने उसे बधाई दी। जब वे खुशियां मना रहे थे, मैरिया ने रोनन से पूछा कि उसके क्या नतीजे आए हैं। रोनन ने उसे बताया कि उसका नतीजा उसमें नहीं है। मैरिया ये सुनकर हैरान रह गई। उसने रोनन से मजाक बंद करने को कहा। जैसे ही रोनन उम्मीद खोने वाला था, उनके पास एक धमाका हुआ। जब उन्होंने देखा कि धमाका किस वजह से हुआ था, तो पता चला कि ये ग्लोरी फीनिक्स नाम का एक पक्षी था। ये एक ऐसा पक्षी है जो आमतौर पर हर विभाग के दूसरे टॉपर को बुलाने के लिए आता है। फीनिक्स ने रोनन पर एक आग का गोला फेंका। जब आग का गोला रोनन के पास आया तो उसने रोनन को दिखाया कि वो प्रैक्टिकल टेस्ट में पहले स्थान पर आया था और थ्योरी का टेस्ट में 5712वें स्थान पर था, और इसी वजह से वो मार्शल आर्ट्स विभाग का दूसरा टॉपर है। एसिल और मैरिया ये देखकर खुश होने लगे। रोनन भी नतीजे से बहुत खुश था। मैरिया को यकीन नहीं हो रहा था कि थ्योरी परीक्षा में उसकी रैंकिंग इतनी कम होने के बावजूद वो दूसरा टॉपर था। जब वे खुशियां मना रहे थे, रोनन को एहसास हुआ कि प्रैक्टिकल टेस्ट में पहले स्थान पर आने का मतलब है कि उसने किसी बहुत ही खास इंसान का स्थान छीन लिया था।
जब रोनन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उसकी तरफ आ रहा था। उस लड़के को यकीन नहीं हो रहा था कि रोनन प्रैक्टिकल टेस्ट में पहले स्थान पर आया था। अगर रोनन नहीं आता तो ये लड़का ही प्रैक्टिकल टेस्ट में पहले स्थान पर आता। इस लड़के का नाम स्वॉट सेंट शलीफन है। रोनन शलीफन को देखकर हैरान था। मैरिया को लगा कि शलीफन रोनन से बात करना चाहता था, लेकिन रोनन जानता था कि शलीफन ऐसा नहीं था। शलीफन को देखकर रोनन चिढ़ गया, क्योंकि वो जानता था कि शलीफन उसके लिए मुसीबतें खड़ी करेगा। रोनन के पिछले जीवन में शलीफन एक ऐसा इंसान था जिसे ये पसंद नहीं था कि कोई तलवारबाजी में उससे बेहतर हो। रोनन जानता था कि उसे किसी भी कीमत पर शलीफन से दूर रहना होगा। उसने शलीफन से कहा कि वो भी हैरान है कि वो प्रैक्टिकल टेस्ट में पहले स्थान पर आया है। शलीफन को रोनन पर यकीन नहीं हुआ। उसने रोनन से पूछा कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। उसने कहा कि वो सच बोल रहा है। उसने शलीफन से कहा कि उसके पास कोई सबूत नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है। उसने उससे अकेले छोड़ देने को कहा। शलीफन जानता था कि रोनन सही था। उसने अपना सबूत लेने के लिए रोनन पर हमला करने का फैसला किया। रोनन ने अपनी तलवार से हमला रोक दिया। एसिल और मैरिया ये देखकर हैरान थे। शलीफन ने रोनन से कहा कि अगर वो प्रैक्टिकल टेस्ट में पहले स्थान पर नहीं होता तो वो उसके हमले को रोक नहीं पाता। उसने रोनन से अपना हुनर दिखाने को कहा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि किस वजह से रोनन दूसरे स्थान पर आया था। यह सुनकर रोनन चिढ़ गया। उसने शलीफन पर गंभीर हमला करने का फैसला किया। उसने एक ही हमले में 3 वार किए। शलीफन ने उस हमले को रोक दिया। रोनन का हमला रोकने के बाद शलीफन का हाथ कांपने लगा। उसने रोनन से कहा कि वो समझ गया है कि उसे इतनी अच्छी ग्रेड क्यों मिली, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि रोनन ने जो टेक्निक दिखाई थी वो उसे हराने के लिए काफी थी। उसने रोनन पर दोबारा हमला किया। उसने रोनन से अपना पूरा हुनर दिखाने को कहा। यह सुनकर रोनन चिढ़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शलीफन जैसा भी कोई पागल हो सकता है। शलीफन ने रोनन से कहा कि वो प्रैक्टिकल टेस्ट के नतीजों को स्वीकार नहीं कर सकता। उसने बहुत तेज गति से रोनन पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन रोनन हमलों को रोकने के लिए काफी मजबूत था। जब वो हमलों को रोक रहा था तो उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई बहुत खतरनाक होने की वजह से हालात बहुत खराब हो सकते हैं। उसे डर था कि शलीफन जल्द ही अपने ऑरा का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। रोनन जानता था कि शलीफन का ऑरा कितना ताकतवर था, क्योंकि उसने इसे अपने पिछले जीवन में देखा था। ये एक बहुत ही ताकतवर ऑरा था जिसे टेम्पेस्ट स्वॉर्ड के नाम से जाना जाता है। हालात कितने खराब हैं, ये एहसास होने पर रोनन ने लड़ना बंद कर दिया और भागने लगा। ये देखकर शलीफन हैरान रह गया। उसने रोनन से कहा कि लड़ाई में कभी भी अपने दुश्मन को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। उसने रोनन का पीछा करने का फैसला किया। वो रोनन पर हमला करने वाला था, लेकिन रोनन ने एसिल को अपनी ढाल बना लिया। ये देखकर शलीफन हैरान रह गया। उसने रोनन से कहा कि वो एक औरत के पीछे छिप रहा है, वो बहुत कायर है। एसिल ने शलीफन से कहा कि वो एक आदमी है। रोनन जानता था कि शलीफन किसी बेसहारा औरत पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो एक सच्चा सज्जन था। एसिल के पीछे छिपकर रोनन ने अपनी तलवार से शलीफन की नाक पर हमला किया। हमले से शलीफन को बहुत दर्द हुआ। रोनन ने मैरिया और एसिल को भागने के लिए कहा। शलीफन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे उससे दूर जा चुके थे। उनके जाने के तुरंत बाद अकेडमी का एक प्रशिक्षक यह देखने के लिए आया कि छात्र क्यों जमा हुए थे। प्रशिक्षक ये देखकर हैरान रह गया कि शलीफन अपनी तलवार पर आराम कर रहा था और उसकी नाक घायल थी। उसने शलीफन को सर शलीफन कहकर संबोधित किया। उसने उससे उन छात्रों के नाम देने के लिए कहा जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था। शलीफन ने प्रशिक्षक से उससे अनौपचारिक रूप से बात करने को कहा, क्योंकि वो एक आवेदक था जिसे आम आदमी की तरह माना जाना चाहिए। शलीफन ने प्रशिक्षक से चिंता न करने को कहा, क्योंकि उनकी लड़ाई एक निष्पक्ष मुकाबला था। उठने के बाद और अपनी ताकत वापस पाने के बाद शलीफन ने देखा कि उसकी तलवार में दरार पड़ गई थी। ये देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि उसकी तलवार सबसे मजबूत लोहे मिथ्रिल से बनी थी। शलीफन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी तलवार कैसे टूट गई, क्योंकि उसे रोनन की टेक्निक कुछ खास नहीं लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने तय किया कि उसे रोनन को याद रखना होगा। अगले दिन रोनन और एसिल शिमो फॉरेस्ट गए, जो राजधानी के बाहरी इलाके में है। एसिल ने रोनन से पूछा कि क्या उन्हें अभी जंगल में खोजना चाहिए। उसने रोनन को बताया कि शलीफन एक ड्यूक परिवार का बेटा है और उसका परिवार शाही परिवार के बाद दूसरा सबसे ताकतवर परिवार है। उसने रोनन से कहा कि उसे सावधान रहना होगा, कहीं शलीफन हम पर हमला न कर दे। रोनन ने एसिल को बताया कि शलीफन तलवार के लिए पागल होने के बावजूद वो असल में एक अच्छा इंसान है। रोनन के पिछले जीवन में शलीफन को कमजोर लोगों की मदद करने वाले हर किसी के रोल मॉडल के रूप में जाना जाता था।
वो उसे एक आदर्श नेबल के रूप में जानता था। रोनन ने एसिल को बताया कि शरीफिन ने शायद लोगों से कहा होगा कि उनकी लड़ाई एक निष्पक्ष मुकाबला था, क्योंकि अगर शरीफिन उन्हें सजा देना चाहता तो वो और एसिल अब तक जेल में होते। कुछ देर खोजने के बाद रोनन और एसिल को वो जगह मिल गई जो वैरन ने उन्हें नक्शे पर दिखाई थी। ये जगह फर्नांडो स्प्रिंग है और इसमें एक माना नस है। दुनिया में घूमता हुआ माना आमतौर पर किसी अज्ञात कारण से एक साथ आता है और एक जगह पर जमा होकर एक पहेली बनाता है जिसे माना नस कहते हैं। माना आमतौर पर आसपास के पदार्थों द्वारा सोख लिया जाता है। एक साधारण पत्थर सबसे अच्छी ग्रेड के माना पत्थर में बदल जाएगा और एक सामान्य पौधा एक चमत्कारी जड़ी बूटी में बदल सकता है। रोनन जानता है कि एक माना नस की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ज्यादातर लोग इसे अपने लिए रखना चाहेंगे। फिर भी वैरन ने इसे उन्हें मुफ्त में दे दिया ताकि वे अंडे से बच्चा निकाल सकें। रोनन ने एसल से पूछा कि क्या उसे ये जगह अलग लग रही है। एसल ने कहा कि उसने पहले कभी इतना माना महसूस नहीं किया। उसने कहा कि वो हमेशा से ज्यादा ताकतवर मंत्र पढ़ सकता है। माना नस को देखते हुए एसल ने देखा कि अंडा बहुत ज्यादा माना सोख रहा था। उसने रोनन से पूछा कि क्या उसे ये जगह अजीब लग रही है। रोनन ने उसे पूछा कि उसका क्या मतलब था। एसल ने रोनन को याद दिलाया कि वायरन ने कहा था कि मानोनस की वजह से बहुत सारे शानदार और रहस्यमय जानवर वहां होने चाहिए, यहां तक कि सामान्य जानवर भी वहां अपना घोंसला बनाना पसंद करेंगे। एसल ने रोनन से पूछा कि क्या उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई दे रही है। रोनन को एहसास हुआ कि उसने गड़बड़ी कर दी थी। वो खड़ा हुआ और एसल से कहा कि उसे लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि उसे खून की गंध आ रही है। एसल ने रोनन से पूछा कि खून की गंध आने से उसका क्या मतलब था। रोनन ने उसे बताया कि इसका मतलब है कि लोग उनसे पहले यहाँ आए थे और उन्हें उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया था। जैसे ही रोनन ने ये कहा, जंगल के दूसरी तरफ जानवरों के आकार के मुकुटों पहने लोगों के एक समूह ने रोनन और एसल पर तीर चलाए। रोनन ने आसानी से उनके तीरों को नष्ट कर दिया। जब उसने तीर की नोक देखी तो वो हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने इसे अपने पिछले जीवन में प्यूनिटिव फोर्स कैंप में देखा था। रोनन और उसके साथी सैनिक एक कैंप फायर के चारों ओर इकट्ठे हुए थे। एक सैनिक बता रहा था कि उसके हाथ में मौजूद तीर कितना खास है। उसने कहा कि ये तीर ऑर्क्स जैसे ताकतवर प्राणियों के सिर को नष्ट कर सकता है। सैनिक ने रोनन से, जो उनका कैप्टन था, पूछा कि क्या उसे एक तीर चाहिए। रोनन ने उसे तीर के बारे में घमंड करना बंद करने को कहा क्योंकि उसे इसका इस्तेमाल जानवरों का शिकार करने के लिए करते हुए पकड़ा गया था। सैनिक ने रोनन से कहा कि तीर खास है। उसने उसे बताया कि जो लोग इस तीर का इस्तेमाल करते हैं वे कैलबोरो संगठन में 100 से ज्यादा शिकार करने में सफल हुए लोगों के शिकार कुत्ते हैं। ये जानकर रोनन चिढ़ गया कि जिन लोगों ने उन पर गोली चलाई थी वे कैलबोरो के लिए काम करने वाले शिकार कुत्ते थे। हमलों को रोकने के बाद रोनन ने एसल से कहीं छिपने को कहा। उसने कहा कि उसे कुछ काम करने हैं। ये कहने के बाद वो उन लोगों की दिशा में भागा जिन्होंने उन पर गोली चलाई थी। कैलबोरो के शिकार कुत्तों को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा था। रोनन ने एक ही तलवार से उनके सभी माना से भरे तीरों को नष्ट कर दिया। जब उन्होंने रोनन को अपनी तरफ भागते हुए देखा तो एक शिकार कुत्ते ने बाकी लोगों से बिखरने और रोनन को घेरने के लिए कहा। रोनन हैरान था कि शिकार कुत्ता इतनी जल्दी फैसला कर सकता था। वो जानता था कि ये उन लोगों से अलग था जिनसे वो जंगल में मिला था। वो जानता था कि उसे उन सभी को पकड़ने की योजना बनानी होगी। जैसे ही शिकार कुत्ते बिखरने वाले थे, रोनन ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि वो उनका सहयोगी है। उसने उन्हें बताया कि वो दमास शाखा का सबसे छोटा शिकार कुत्ता है। उसने उन्हें बताया कि उसका नाम ऑडी है। शिकार कुत्तों ने भागना बंद कर दिया और रोनन के चारों ओर जमा हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो सचमुच एक शिकार कुत्ता है। रोनन ने कहा कि वो उनमें से एक है। शिकार कुत्तों में से एक ने, जिसने मुखौटा नहीं पहना था, उसने रोनन से कहा कि उसे उस पर यकीन नहीं है। उसने कहा कि रोनन जैसे कम उम्र के इंसान का उनके साथ जुड़ना सही नहीं है। रोनन ने उसे कहा कि अगर उसे यकीन नहीं होता तो वो ब्रांच वुल्फ से पूछ ले। उसने शिकार कुत्ते से कहा कि सिर्फ इसलिए कि वो प्रतिभाशाली नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे भी प्रतिभाशाली नहीं हैं। ये सुनकर शिकार कुत्ता गुस्से में आ गया। उसने रोनन की शार्ट पकड़ी और उससे कहा कि वो उसे काट डालेगा। रोनन ने उसे कहा कि उसके जैसे लड़कों का हमेशा बुरा अंत होता है। जब वो रोनन पर चिल्ला रहा था तो उसके एक साथी ने उसे रोनन को अकेला छोड़ देने को कहा। क्योंकि रोनन को उनके संगठन की रैंकिंग और शाखाओं के बारे में पता लग रहा था, तो उनके बॉस के लौटने का इंतजार करना और पुष्टि करना बेहतर होगा कि रोनन सचमुच एक शिकार कुत्ता है या नहीं। जैसे ही शिकार कुत्ते ने ये कहा, उनका बॉस जंगल से बाहर आ गया। उसका नाम बीम है
और वो डेमियर शाखा का वुल्फ है। जब शिकार कुत्ते ने अपने बॉस को देखा तो उसने रोनन को अकेला छोड़ दिया और उसे स्थिति समझाने के लिए चला गया। रोनन बीम को देखकर खुश था, क्योंकि अगर बॉस आसपास है तो इसका मतलब है कि इलाके के सभी शिकार कुत्ते वहां जमा हो रहे हैं। बीम ने रोनन से कहा कि वो नहीं जानता कि वो यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि जंगल का ये हिस्सा उनकी शाखा का है। रोनन ने उनसे कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका नाम ओडी नहीं है। जब बीम ने ये सुना तो वो हैरान रह गया। जैसे ही रोनन ने ये कहा, उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया और एक ही हमले में अपने चारों ओर के सभी शिकार कुत्तों को मार डाला। वो बीम पर हमला करने के लिए दौड़ा। उसने उससे कहा कि उसने जिस नाम का इस्तेमाल किया वो एक शिकारी के लिए सही लगेगा। ये कहने के बाद रोनन ने बीम का सर काट डाला। रोनन ने उस शिकार कुत्ते को याद दिलाया जिसने मुखौटा नहीं पहना था कि उसके जैसे लड़कों का हमेशा बुरा अंत होता है। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आदमी की उंगलियां टूट गई। दर्द से आदमी चिल्लाया। रोनन ने उसे ज्यादा रिएक्ट नहीं करने को कहा। उसने उसे नक्शा दिया जो वैरन ने उन्हें दिया था। उसने कहा कि अगर वो और दर्द महसूस नहीं करना चाहता तो उसे नक्शे के पीछे कैलबोरो की दूसरी शाखाओं की जगह लिखनी चाहिए। ये सुनकर वो आदमी घबरा गया। रोनन को लगा कि वो आदमी ऐसा नहीं करना चाहता, तो उसने उसे मार डालने का फैसला किया। आदमी ने उसे कहा कि वो ऐसा करेगा। उसने रोनन से लिखने के लिए एक कलम मांगी। रोनन ने उसे अपनी खूनी उंगलियों का इस्तेमाल करके लिखने को कहा। नक्शा पूरा करने के बाद रोनन ने उसे देखा और आदमी को धन्यवाद दिया। आदमी ने रोनन से कहा कि वो जा रहा है, क्योंकि रोनन ने वादा किया था कि वो काम खत्म होने के बाद उसे आजाद कर देगा। जैसे ही रोनन ने नक्शा अपनी जेब में रखा, उसने आदमी से कहा कि वो उसे आजाद नहीं कर रहा है। उसने उसे 2 हिस्सों में काटने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। एसल मरे हुए जानवरों की लाश देखकर उल्टी करने लगा। रोनन ने उसे ज्यादा रिएक्ट करने को नहीं कहा। एसल ने उल्टी करने के लिए माफी मांगी। उसने रोनन से कहा कि कैलबोरो ने जितने जानवरों को मारा था वो बहुत ज्यादा था। रोनन ने उसे कहा कि कैलबोरो के लिए काम करने वाले लोगों को जिंदा रहना देना एक अपराध है। जब रोनन ने लाशों को देखा तो उसे पता था कि प्रोफेसर वैरन ये देखकर दुखी होंगे। उसने राजधानी वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही वो जाने वाला था, उसने देखा कि उसकी थैली में रखा अंडा हिल रहा था। रोनन ने एसल से देखने को कहा कि क्या हुआ था, लेकिन एसल किसी और चीज में व्यस्त था। एसल ने रोनन से ऊपर देखने को कहा। जब रोनन ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि मरे हुए जानवरों का खून हवा में तैर रहा था। खून एक साथ आया और रोनन और एसल के करीब आ गया। रोनन ने अपनी तलवार निकाली और खून पर हमला करने का फैसला किया। जैसे ही वो ऐसा करने वाला था, उसने देखा कि उसका अंडा हवा में तैर रहा था। अंडा खून के समुद्र के करीब गया और उसे सोखने लगा। एसल ने रोनन से पूछा कि क्या हो रहा था। रोनन ने कहा कि वो नहीं जानता, लेकिन उसे यकीन है कि अंडे के अंदर जो भी है वो साधारण नहीं है। सारा खून सोखने के बाद अंडे से बच्चा निकलना शुरू हो गया। ये देखकर रोनन बहुत खुश था। वो देखना चाहता था कि अंडे के अंदर किस तरह का प्रेशियस क्रिएचर है। जैसे ही वो बच्चा निकला, उसने रोनन की नाक पर हमला किया। रोनन ये देखकर हैरान था कि उसने उस पर हमला किया था। जब उसने ड्रीम बर्ड को देखा तो उसे यकीन था कि ये एक पक्षी नहीं है। एसल ने कहा कि ये एक ड्रैगन जैसा लगता है। रोनन को भी लगा कि ये एक ड्रैगन जैसा लगता है। उसने सोचा कि मरपेज ने ऐसा खास अंडा देने के लिए माना कहां से सोखा होगा। रोनन ने ड्रैगन से कहा कि उसे उसके चेहरे पर हमला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पहली बार था जब वे मिल रहे थे। जब ड्रैगन ने ये सुना तो उसने रोनन की नाक को ठीक करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल किया। एसल हैरान था कि एक छोटा ड्रैगन मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, और वो रोनन को बहुत पसंद करता था। रोनन खुश था कि उसे एक ऐसा प्रेशियस क्रिएचर मिला है जिसमें अलग अलग एबिलिटीज हैं। एसल ने रोनन से कहा कि उन्हें ड्रैगन का नाम रखना चाहिए। जब वे नाम सोच रहे थे तो ड्रैगन को आसपास कुछ महसूस हुआ। वो उसकी तरफ भागा। एसल ने सोचा कि ड्रैगन कहाँ जा रहा था। रोनन प्रभावित था कि ड्रैगन ये पता लगा पाया कि कोई उनके ही पास था। जंगल के दूसरी तरफ दी एरन बॉय डिम ब्रांच का बालरोस भाग रहा था। बालरोस एक काम के लिए गया था, लेकिन जब वो वापस आया तो सभी शिकार कुत्ते और उसका बॉस मर चुके थे। जब वो ये देखने गया कि उन्होंने किसे मारा था, तो उसने रोनन को खून के समुद्र के पास खड़े देखा। ये देखते ही वो भागने लगा। दुर्भाग्य से ड्रैगन उसका पीछा करने लगा। बालरोस एक छड़ी से टकराया और गिर गया। जब ड्रैगन उसके पास पहुंचा तो उसने उसका खून चूसना शुरू कर दिया। ये देखकर बालरोस चिल्लाने लगा। सौभाग्य से रोनन ने ड्रैगन, जिसका नाम उसने सीधा रखा था, को बालरोस को हानि पहुंचाना बंद करने को कहा। एसल हैरान था कि रोनन ने ड्रैगन का नाम सीधा रखा। रोनन ने कहा कि ये नाम पहले से ही उसके दिमाग में था। सौभाग्य से रोनन के लिए ड्रैगन को ये नाम पसंद आया। बालरोस को रोनन खून के समुद्र के पास खड़ा याद था। उसने सोचा कि क्या रोनन सीधा का मालिक है।
रोनन ने बालरोस से पूछा कि क्या वो ठीक है। बालरोस ने रोनन को उसे बताने के लिए धन्यवाद दिया। उसने रोनन से पूछा कि वो उसका नाम कैसे जानता है। रोनन ने अपनी तलवार बालरोस के गर्दन पर रखी और उससे कहा कि उसे ये जानने की जरूरत नहीं है। उसने बालरोस से पूछा कि वो कैसा है और एक शिकार कुत्ते के रूप में उसने कितनी अच्छी तरह शिकार किया है। ये सुनकर बालरोस हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसे शिकार कुत्ता कहा था, क्योंकि वो एक आम काम करने वाला लड़का था। रोनन जानता था कि बालरोस संगठन में एक शिकार कुत्ता बन जाएगा, क्योंकि बालरोस उन सैनिकों में से एक था जिसने उसके अधीन काम किया था। रोनन ने बालरोस से कहा कि वो उससे कुछ काम करवाना चाहता है। रोनान ने जैसे ही बॉस का काम खत्म किया, उसने फर्नांडो स्प्रिंग से पानी की एक ट्यूब भर ली। ये देखकर एस्ले को हैरानी हुई और वो समझ नहीं पाया कि रोनान ऐसा क्यों कर रहा था। जब वे राजधानी पहुंचे तो रोनान ने मारिया के पिता को वो पानी बहुत ऊंचे दाम पर बेच दिया। रोनान ने बताया कि उसे पता था कि पानी बिकेगा, क्योंकि ये माना वैन से लिया गया था। उसका मानना था कि प्रोफेसर वॉन की मदद के बिना उन्हें इतना पैसा नहीं मिल पाता। उन्होंने वॉन से मिलने का फैसला किया, लेकिन जब वे उनके दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें एक बोर्ड मिला जिस पर लिखा था कि प्रोफेसर वॉन बाहर गए हैं। रोनैन ये देखकर उदास हो गया, क्योंकि वो चाहता था कि वॉन सीटा को देखें, क्योंकि वो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि अंडे से क्या निकलेगा। रोनैन ने बताया कि वो प्रोफेसर वॉन का आभारी था, क्योंकि उनकी मदद से ही उसे कैलबोरो की शाखाओं के स्थानों का नक्शा मिला था और वो अपने सैनिक साथी से मिल पाया था। जब रोनैन बालराउस से मिला तो उसने उसे इतना डरा दिया कि बालराउस ने उसे धोखा देने के बारे में सोचा भी नहीं। एस्ले ने रोनान से पूछा कि वो अपने पैसे का क्या करेगा, क्योंकि मार्शल आर्ट्स विभाग में दूसरा स्थान प्राप्त करने के कारण उसे अपनी स्कूल फीस नहीं भरनी थी। जब रोनैन ने इस बारे में सोचा तो उसे याद आया कि उनका प्रवेश समारोह जल्दी होने वाला था। कुछ दिनों बाद आयरल राजधानी के कैरेट स्टेशन पर पहुंची। वो शहर की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित थी। वहां पहुंचकर उसने रोनान को अपने इंतजार करते हुए देखा। रोनान ने पूछा कि क्या उसके जाने के बाद कुछ हुआ था, जिससे आयरल हैरान हो गई। उसने रोनान से कहा कि वो रोनान के बारे में चिंतित रहती थी। आयरिल ने बताया कि जब वो सुबह उठी तो उसने अपने घर के बाहर एक शानदार गाड़ी देखी और कोचमैन ने उसे बताया कि उसे रोनान के कहने पर शहर ले जाया जा रहा है। आयरिल ने रोनान से पूछा कि उसके पास पैसे न होने पर भी वो इतनी महंगी चीजों का खर्च कैसे उठा सकता था। उसने रोनान का चेहरा पकड़कर पूछा कि क्या वो ठीक से खा रहा था। रोनान ने उसे चिंता न करने के लिए कहा और बताया कि वो ठीक से खा रहा था। ये सुनकर आयरिल शांत हो गई। उसने रोनान के कंधे पर कुछ देखा और पूछा कि वो क्या था। रोनैन ने उसे सीटा से मिलवाया और बताया कि सीटा कुछ कारणों से उसके साथ रहेगा। ये कहने के बाद रोनान ने आयरिल का हाथ पकड़ा और कहा कि एकेडमी में प्रवेश से पहले उनके पास बहुत कम समय है और वो सच में कुछ करना चाहते हैं। रोनान आयरिल को कपड़ों की एक दुकान पर ले गया। आयरिल ने कपड़े पहने और रोनान से कहा कि वो बहुत महंगे हैं। रोनान ने दुकान में मौजूद अटेंडेंट से कहा कि वो उन सभी कपड़ों को पैक कर दे जो उसकी बहन ने पहने हैं। आयरिल ने बहुत सारे कपड़े पहने, ये सुनकर वो हैरान थी। रोनान ने उससे कहा कि अब उसकी बारी है कि वो उससे कुछ ले। ये सुनकर आयरिल बहुत खुश हो गई और खुशी से चिल्लाने लगी कि उसका छोटा भाई बहुत अच्छा था। रोनैन ने उसे बाहर जाने से रोकने की पूरी कोशिश की। अटेंडेंट द्वारा आयरिल के कपड़ों को पैक करने के बाद रोनैन ने उससे कहा कि उन्हें उसके लिए एक नई तलवार लेने के लिए लोहार की दुकान पर जाना होगा, क्योंकि एक पागल आदमी की वजह से उसकी तलवार खराब हो गई थी। जैसे ही वे कपड़ों की दुकान से बाहर निकलने वाले थे, रोनैन ने शूलीफिन को बाहर अपना इंतजार करते हुए देखा। रोनैन और सीटा हैरान थे। रोनैन ने शूलीफिन से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वो वहां था। शूलीफिन ने जवाब दिया कि वो अपनी पुरानी तलवार को बदलने के लिए इस इलाके में आया था, क्योंकि रोनैन ने उसकी तलवार खराब कर दी थी। उसने कहा कि उसने गलती से रोनैन को दुकान में घुसते देख लिया, तो उसने उसका इंतजार करने का फैसला किया। रोनैन ने शूलीफिन से कहा कि वो एक पीछा करने वाला इंसान है और उसकी तलवार से रोनैन की तलवार से ज्यादा खराब हुई है। उसने शूलीफिन से कहा कि वो उसे दिखाएगा कि किसकी तलवार ज्यादा खराब हुई है। ये सुनकर शूलीफिन रोनैन से लड़ना चाहता था। उनकी लड़ाई को आयरिल ने रोका, जिसने रोनैन से शूलीफिन के साथ रूखा बर्ताव करने के लिए कहा। रोनैन ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन आयरिल ने उसे पलटकर जवाब न देने के लिए कहा। यह देखकर शूलीफिन हैरान हो गया और उसे विश्वास नहीं हुआ कि रोनैन की एक बड़ी बहन थी। आयरिल ने रोनैन के व्यवहार के लिए माफी मांगी। शूलीफिन जब आयरिल को माफी मांगते हुए देखा तो वो उसकी खूबसूरती से पूरी तरह से चौंक गया। उसे लगा कि वो किसी देवी को देख रहा है। शूलीफिन कांपने लगा, क्योंकि उसे पता नहीं था कि क्या जवाब देना है। खुद को संभालकर उसने आयरिल से कहा कि इस मुझ गलतफहमी के लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। आयरिल इतने अच्छे आदमी से मिलकर खुश थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोनैन का इतना अच्छा दोस्त था। उसने उससे कहा कि वो रोनैन का ध्यान रखे। शूलीफिन ने प्रॉमिस किया कि वो ऐसा करेगा। शूलीफिन के व्यवहार से रोनैन पूरी तरह से चौंक गया था। शूलीफिन ने आयरिल से कहा कि वो उसकी तलवार के लिए रोनैन को मुआवजा देना चाहता है। उसने बताया कि उसके पास सोना नहीं है, इसलिए उसने आयरिल को अपने परिवार की पहचान का सबूत दिया और कहा कि इसे साम्राज्य में कहीं भी स्वीकार किया जाएगा। ये देखकर रोनैन बहुत ज्यादा हैरान था। शूलीफिन ने आयरिल से कहा कि अगर वो कोई तलवार खरीदना चाहती है तो उसे सड़क के पश्चिमी छोर पर लोहार के पास जाना चाहिए।
उसने बताया कि वो लोहार की दुकान एक खास जगह है जहां आम लोग नहीं जा सकते, लेकिन अगर उनके पास उसके परिवार की जांच का सबूत है तो वो आसानी से अंदर जा सकते हैं और उन्हें वहां एक शानदार तलवार मिलेगी। ये कहने के बाद वो चला गया। रोनान को विश्वास नहीं हो रहा था कि शूलिफन ने ऐसा किया। ग्राइनिया की जांच का सबूत एक ऐसी टैबलेट है जिससे पूरे गांव खरीदे जा सकते हैं, और फिर भी शूलिफन ने वो उसकी बहन को दे दी। उसे पिछली जिंदगी में शूलिफन का ऐसा व्यवहार याद नहीं आया। एकेडमी के प्रवेश समारोह में क्रेवा ने छात्रों का स्वागत किया। उसने छात्रों से कहा कि उन सभी में शानदार हुनर और बेहिसाब टैलेंट है। उसने उनसे कहा कि उनके टैलेंट और प्रोफेसरों की शिक्षा से उन्हें साम्राज्य याद रखेगा। ये कहने के बाद उसने उन्हें एकेडमी में दाखिल होने पर बधाई दी। रोनान को क्रेवा के भाषण में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो खुश था कि क्रेवा ने भाषण दिया जिससे उसकी बहन को उस पर गर्व था। क्रेवा का भाषण खत्म होने के बाद उसने अपनी उंगली चटकाई और सभी ने अपने आसपास जादू को महसूस किया। जब एस्ले ने यह देखा तो उसने रोनान से कहा कि वो ऊपर देखे। जब रोनान ने ऊपर देखा तो उसने आसमान को टुकड़ों में बिखरते हुए देखा। जब वे ऊपर देख रहे थे तो उन्हें और उनके बाकी के क्लासमेट्स को एक अखाड़े में टेलीपोर्ट कर दिया गया। रोनान को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्रेवा सिर्फ अपनी उंगलियां चटकाई और इतने सारे लोगों को टेलीपोर्ट कर सका। क्रेवा ने नए छात्रों से कहा कि वो अपने सीनियर से मिलने वाले हैं। उसने बताया कि नए छात्रों और सीनियर्स के बीच की मुलाकात को सीनियर जूनियर मीटिंग कहा जाता है, जो नए छात्रों और दूसरे साल के सीनियर्स के बीच में होती है। उसने कहा कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे काफी कठिन माना जाता है, जहां पहले और दूसरे स्थान के लोग नए छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें 4 सीनियर्स में से किसी एक से लड़ने के लिए कहा जाता है, जिनकी अपनी अलग अलग लड़ने की शैली होती है। क्रेवा ने दर्शकों से कहा कि इस कार्यक्रम को इसलिए बनाया गया है ताकि छात्र एक दूसरे से मुकाबला कर सकें और एक दूसरे की कमजोरियों को जान सकें। उसका मानना था कि छात्रों के लिए सीखने का यह सबसे अच्छा तरीका है। क्रेवा ने छात्रों से कहा कि नए छात्रों को अपने विरोधियों को चुनने का मौका दिया जाएगा और अगर वो चाहें तो द्वंद्व युद्ध न करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ये सुनकर रोनान गुस्से से भर गया। उसे लगा कि इस कार्यक्रम को इसलिए बनाया गया है ताकि नए छात्रों को उनकी जगह दिखाई जाए। जिन लोगों से रोनान और शूलिफिन को लड़ना था वो नास्तो थे, जो मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट में पहले स्थान पर था, बैरम जो मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट में दूसरे स्थान पर था, अरीना जो मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट में तीसरे स्थान पर थी और करण जो मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट में चौथे स्थान पर था। बैरम ने कहा कि वो साम्राज्य के उभरते सितारे और उस आदमी का सामना करके खुश है जिसने साम्राज्य के उभरते सितारे को हराया। रोनान इन मार्शल आर्टिस्टों का सामना करने के मौके से खुश था क्योंकि वो आयरल को दिखाना चाहता था कि वो किसी से भी लड़ने के लिए काफी ताकतवर है। वो ये भी दिखाना चाहता था कि वो शूलिफिन से कितना करीब है। जब वो सोच रहा था कि क्या करे, क्रेवा ने उनसे द्वंद्व युद्ध शुरू करने के लिए कहा। जब रोनान ने यह सुना तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने क्रेवा से पूछा कि क्या वो एक सुझाव दे सकता है। क्रेवा ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। रोनान ने क्रेवा से कहा कि जब वो चाहे तो जिससे चाहे लड़ सकते हैं, तो वो उन 4 सीनियर से लड़ना पसंद करेगा। क्रेवा ये सुनकर हैरान था। सीनियर ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन जिस बात ने उन्हें ज्यादा गुस्सा दिलाया वो ये था कि रोनान ने उनसे एक साथ लड़ने के लिए कहा। क्रेवा ने नेबिरोज से पूछा कि वो इस समस्या को कैसे संभालना चाहती है। नेबिरोज ने क्रेवा से कहा कि उसे रोनान को वो करने देना चाहिए जो वो करना चाहता है। उसने कहा कि उसके स्कूल में अगर किसी के पास हुनर है तो वो जैसा चाहे वैसा काम करने के लिए आज़ाद है। उसने कहा कि अगर द्वंद्व युद्ध खतरनाक लगेगा तो वो उसमें हस्तक्षेप करेगी। ये सुनने के बाद क्रेवा ने द्वंद्व युद्ध होने देने का फैसला किया। चारों जूनियर रोनान के अहंकार से गुस्सा हो गए। अरीना सोच रही थी कि रोनान इसलिए अहंकारी हो रहा था क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट में दूसरे स्थान पर था। नास्तो ने दूसरे जूनियर को शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि रोनान अहंकारी होने के साथ साथ एक ऐसा इंसान था जिसने प्रैक्टिकल परीक्षा में शूलिफिन को हराया था। उसने उनसे कहा कि वे पूरी ताकत से रोनान पर आक्रमण करें। जब आयरिल ने देखा कि अखाड़े के चारों ओर का माहौल कितना तनावपूर्ण था तो वो रोनान पर चिल्लाई। उसने रोनान से कहा कि अगर उसे लगता है कि उसे चोट लगेगी तो वो मैच छोड़ दे। जब रोनान ने यह सुना तो उसने आयरिल को आश्वस्त करने के लिए मुस्कुराया। सभी के तैयार होने के बाद क्रेवा ने छात्रों से मैच शुरू करने के लिए कहा। मैच शुरू होते ही नास्तो ने पूरी तेजी से रोनान पर आक्रमण किया। रोनान आक्रमण से बचने में कामयाब रहा। जब रोनान नास्तो के आक्रमण से बचा तो वो बता सकता था कि वो और दूसरे 3 जूनियर मारिया से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। रोनान के नास्तो के आक्रमण से बचने के बाद अरीना ने 2 छोटी तलवारों से उस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। रोनान आक्रमणों को रोकने में कामयाब रहा। जब अरीना रोनान पर आक्रमण कर रही थी तो करण ने अरीना के पीछे से अपने भाले का इस्तेमाल करके रोनान पर आक्रमण किया। रोनान हैरान था कि उनकी टीम वर्क कितनी अच्छी थी। करण ने अपने भाले का इस्तेमाल करके रोनन को दूर धकेल दिया। जब रोनन उठने ही वाला था तो उसने ब्राम को अपने पीछे उसकी विशाल तलवार को हवा में उठाए हुए देखा। ब्राम ने कहा कि वो रोनन से अकेले लड़ना चाहता था, लेकिन रोनन ने उसे निराश कर दिया। ऐसा कहते ही उसने रोनन पर हमला किया। रोनन जानता था कि ब्राम का हमला एक जोरदार खत्म करने वाला हमला है और बाकी तीनों रोनन के असावधान होते ही उस पर हमला करने वाले थे। रोनन हैरान था कि जूनियर कितने संगठित और समझदार थे। इससे पहले कि ब्राम रोनन पर हमला कर पाता, रोनन गायब हो गया। ब्राम और बाकी 3 लोग ये देखकर हैरान थे।
अरीना अकेली ऐसी थी जो रोनन की तेजी को देख पाई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, रोनन ने बहुत तेजी से उन चारों पर हमला किया। उसकी हैरानी की बात थी कि ब्राम उसके हमले को झेल पाया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ब्राम अभी भी लड़ना चाहता था जब उसने दूसरे जूनियरों को तबाह कर दिया था। जब ब्राम उस पर हमला करने वाला था तो उसने एक रुख अपनाया। जब ब्राम ने ये रुख देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि रोनन नेबिरोज की तलवारबाजी की नकल कर सकता है। रोनन ने ब्राम पर 3 बार वार किया, जैसा नेबिरोज ने उसे परीक्षा में दिखाया था। ऐसा करते ही उसने ब्राम की तलवार तोड़ दी और उसे बेहोश कर दिया। जूनियरों को हराने के बाद उसने उनका बहुत कुछ सीखने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। आयरिल और अखाड़े में मौजूद हर कोई इस बात से हैरान था कि अभी क्या हुआ था। वे खुशी से चिल्लाने लगे। चारों जूनियर हैरान थे कि वो हार गए थे। नेस्टो ने कहा कि उसे इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि वो कैसे हारा। उसने सोचा कि रोनन जैसे राक्षसी आदमी ने कहां से सीखा। जब द्वंद्व युद्ध खत्म हुआ तो आयरिल ने अपने बगल में बैठे आदमी को पकड़ा और उससे कहा कि रोनन उसका भाई है। रोनन ये देखकर खुश हुआ क्योंकि इसका मतलब था कि जब वो एकेडमी में रहेगा तो आयरिल उसकी चिंता नहीं करेगी। रोनन ने अपने सीनियरों से कहा कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। नेस्टो और दूसरे सीनियर ये सुनकर हैरान थे। रोनन ने उनसे कहा कि वो फिलियन एकेडमी में दाखिल होने के लिए बहुत उत्साहित था, तो उसने लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने उनसे कहा कि वो जितने ताकतवर सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकले। उसने अपनी चुनौती स्वीकार करने के लिए उनका धन्यवाद दिया। एस्ले और मारिया ये देखकर हैरान थे। उन्हें लगा कि रोनन ने आखिरकार अपना दिमाग खो दिया था। रोनन ने सीनियरों से उस बेअदबी को भूल जाने की भीख मांगी जो उसने उन्हें दिखाई थी। उसने उनसे कहा कि वो भविष्य में उनसे बहुत सी चीजें सीखना चाहता है। सीनियरों को रोनन की रिक्वेस्ट का जवाब देना नहीं आता था। जब वे सोच रहे थे कि क्या करें तो ब्राम उठा और रोनन से कहा कि वो एक शानदार जूनियर है। उसे लगा कि रोनन पहले असभ्य था, लेकिन अब वो रोनन को एक सभ्य तलवारबाज मानता है। उसने रोनन से कहा कि वो अपनी जीत पर गर्व करे क्योंकि वो उसे पाने के लिए काफी हुनरमंद था। उसने रोनन का हाथ पकड़ा और उसकी प्रशंसा करने के लिए उसे हवा में उठाया। रोनन ने अपने सामाजिक हुनर को दिखाया ताकि आयरल उसके बारे में चिंता न करें। जब रोनन स्टेज पर था तो एक रहस्यमयी लड़की ने उसमें दिलचस्पी दिखाई। रात में छात्र खाने के लिए डाइनिंग हॉल में जमा हुए। छात्रों को बताया गया कि उन्हें एक प्रवेश समारोह का दावत मिलेगा। रोनन को लगा कि ये छात्रों के बीच एक छोटा सा डिनर होगा, लेकिन उसकी हैरानी की बात थी कि ये एक बहुत बड़ा दावत था। मारिया ने उससे कहा कि वे साम्राज्य के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में हैं, तो इस तरह के डिनर की उम्मीद की जाती है। जब मारिया अपना मुंह खाने से भर रही थी तो एस्ले ने रोनन से पूछा कि क्या उसने अपनी बहन को वापस घर भेज दिया है। रोनन ने कहा कि उसने भेज दिया है। उसने कहा कि आयरल उसे पीछे छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वो अभी भी चिंतित थी। उसे भेजने से पहले उसे शांत करने में कुछ समय लगा। उसने सीटा से उसका पीछा करने और उसकी रक्षा करने के लिए कहा। वो जानता था कि कोई भी राक्षस या इंसान सीटा के लिए खतरा नहीं है। एस्ले इस बात से हैरान था कि रोनन ने अपनी बहन की रक्षा के लिए ऐसे कदम उठाए थे। एस्ले से बात करने के बाद रोनन ने खाना खाया। जब वो अपने मांस को चखने ही वाला था तो शुलिफन उसके पीछे आया और उससे पूछा कि क्या उसे आराम से खाना चाहिए। रोनन शुलिफन को देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने उससे पूछा कि क्या वो फिर से उसके साथ लड़ना चाहता है। शुलिफन ने रोनन से कहा कि वो कुछ जरूरी बातों की पुष्टि करना चाहता है। रोनन ने उससे अपने सवाल पूछने के लिए कहा। शुलिफन ने रोनन से कहा कि क्या आयरल का घर राजधानी से दूर है। रोनन ये सुनकर हैरान था। शुलिफन ने रोनन से कहा कि क्या आयरल के घर जाने वाली सड़क पर अक्सर डाकू दिखाई देते हैं और क्या उसने आयरल को काफी सुरक्षा दी है। रोनन को शुलिफन के सवालों का जवाब देना नहीं आता था। शुलिफन ने रोनन से कहा कि उसने अपनी बहन के जाने से पहले उसे सही सुरक्षा जरूर दी होगी। रोनन ये सुनकर गुस्सा हो गया। उसने शुलिफन से कहा कि जब तक कोई अजगर उसकी बहन पर हमला नहीं करता है उसकी बहन ठीक रहेगी। शुलिफन ये सुनकर हैरान हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोनन अपनी बहन को एक अजगर से बचाने के लिए काफी सुरक्षा नहीं दे सका था। जब रोनन ने यह सुना तो उसे लगा कि शुलिफन पागल है। उसने रोनन से पूछा कि वो कुछ ऐसा क्यों कर रहा है जो उसकी बहन से संबंधित है और क्या उसे लगता है कि आयरल के लिए वो कुछ है। शुलिफन ये सुनकर कांपने लगा। उसने रोनन से कहा कि वो एक शूरवीर है और यही वजह है कि वो एक महिला को सुरक्षित घर वापस देखना चाहता है।
जब रोनन और शुलिफन बहस कर रहे थे तो एक जवान लड़की और लड़कों का एक ग्रुप उनके पास आया। ये वही रहस्यमयी लड़की थी जिसने रोनन को स्टेज पर देखा था। एलिजाबेथ शुलिफन को देखकर हैरान थी, जिसे वो ग्रानिया का भेड़िया कहती थी। वो बहुत बातें कर रहा था। शुलिफन एलिजाबेथ को देखकर गुस्सा हो गया। उसने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है। एलिजाबेथ का नाम एलिजाबेथ अकालूशिया है। वो जादू विभाग में पहले स्थान पर है। एलिजाबेथ ने शुलिफन से कहा कि वो उसे देखने नहीं आई थी, बल्कि वो रोनन से बात करने आई थी। रोनन ये सुनकर हैरान था। शुलिफन ने उससे आगे बढ़ने के लिए कहा क्योंकि रोनन से उसकी बात हो गई थी। जब शुलिफन जाने वाला था तो उसने रोनन से कहा कि वो अपनी बहन की रक्षा के लिए अपने परिवार के कुछ गार्ड को भेजना चाहता है। रोनन ये सुनकर गुस्सा हो गया और उसने शुलिफन से कहा कि वो चला जाए। एस्ली ने रोनन को पकड़ा और उससे पूछा कि क्या उसे याद है कि सीनियर जूनियर मीटिंग में एलिजाबेथ ने क्या किया था। रोनन ने कहा कि उसे याद है कि वो कितनी हावी थी और उसे लगा कि एलिजाबेथ ने अपने विरोधी पर बहुत ज्यादा जादू का इस्तेमाल किया था। एलिजाबेथ ने कहा कि वो सिर्फ सीनियर को उसकी जगह दिखाना चाहती थी। उसने रोनन से कहा कि द्वंद्व युद्ध में जो हुनर उसने दिखाया वो काफी प्रभावशाली था। उसने रोनन से कहा कि वो उसे एक ऐसा ऑफर देना चाहती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और एक बैंगनी पेंडेंट के साथ एक हार निकाला। रोनन इस हार को देखकर हैरान था क्योंकि ये अकालूशिया निमंत्रण था। अकालूशिया दूसरे रईसों से अलग हैं जो रक्त संबंध को प्राथमिकता देते हैं। वे किसी भी चीज से ऊपर टैलेंट को प्राथमिकता देते हैं। उनके पास बहुत से टैलेंटेड व्यक्ति हैं जो उनके लिए काम करते हैं। इससे वे साम्राज्य के उन दो स्तंभों में से एक बन गए जो साम्राज्य का समर्थन करते हैं। वे किसी को भी मौका देते हैं जो उनके परिवार का हिस्सा बनने के लिए अपनी क्षमता दिखाते हैं। इस निमंत्रण का चिन्ह यह हार है। एलिजाबेथ हैरान थी कि रोनन ने उससे उस चीज के बारे में नहीं पूछा जो उसने उसे दी थी। उसने रोनन से पूछा कि क्या वो इसका मतलब जानता है। रोनन ने कहा कि किसी ने उसे इसके बारे में पहले बताया था। पिछली जिंदगी में ग्रैंड कमांडर आदेशन अकालूशिया ने रोनन से कहा था कि वो हार की वजह से अकालूशिया परिवार में शामिल हो गई थी। उसने रोनन से कहा था कि जो कोई भी परिवार में शामिल होना चाहता है उसे कुलपति द्वारा एक परीक्षा दी जाएगी। अगर इंसान टैलेंटेड है तो वो परीक्षा आसानी से पास कर लेगा। उसने रोनन से कहा था कि एक बार जब वो इस युद्ध में अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर लेगा तो उसे अकालूशिया का निमंत्रण मिलेगा, कि उसे लगता है कि वो काफी टैलेंटेड है। एलिजाबेथ ने रोनन से कहा कि उसे उम्मीद है कि वो एक समझदारी वाला फैसला करेगा। उसने उससे कहा कि भले ही वो जानवरों के बीच पैदा हुआ हो, अगर वो भेड़ों के बीच घूमना जारी रखता है तो वो भी एक भेड़ बन जाएगा। ये कहने के बाद वो चली गई। एस्ली को राहत मिली कि वो उन्हें छोड़कर चली गई। रोनन हैरान था कि सभी प्रतिभाशाली लोगों में एक परेशान करने वाला रवैया होता है। उसे हार पाकर खुशी हुई क्योंकि उसे मानता था कि अकालूशिया उसके लिए मददगार होंगे। फिलियन एकेडमी एक शैक्षणिक संस्थान है जो एक छात्र की क्षमता को किसी भी चीज से ऊपर प्राथमिकता देता है। किसी के नंबर के आधार पर उनका माहौल बहुत बदल सकता है। इसका एक उदाहरण छात्रों का छात्रावास प्रणाली है। निशिया हॉल वो जगह है जहां मध्यम रैंक वाले छात्रों को सौंपा जाता है। इस हॉल में हर किसी को अपना कमरा मिलता है और उनके पास एक ऊंची कैफेटेरिया भी है। ये एक बहुत अच्छा छात्रावास है जो एक छात्र को जरूरी हर चीज देता है। जो छात्र सबसे नीचे 30% हैं उन्हें क्रेटियर हॉल सौंपा जाता है। जब नए छात्रों ने देखा कि क्रेटियर हॉल कितना घटिया दिखता है तो वे चिल्लाने लगे। उन्होंने अटेंडेंट से कहा कि वे रईस हैं और वे ऐसी जगह पर नहीं रह सकते। उन्होंने एक बेहतर हॉल और कुछ नौकर मांगे। अटेंडेंट ने उनसे कहा कि इस हॉल में कोई कर्मचारी काम नहीं करता है। उसने उनसे कहा कि एक कमरे में 4 लोग रहते हैं और बाथरूम एक दूसरे के बीच साझा किया जाएगा। नए छात्र ये सुनकर हैरान थे। अटेंडेंट ने कहा कि ये उसकी गलती नहीं है कि उन्हें ये हॉल सौंपा गया था। उसने उनसे कहा कि उन्हें कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी जब तक कि वे अगले सेमेस्टर में इस छात्रावास में नहीं रहना चाहते। छात्रों को अपनी नियति पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरी हॉल सबसे ऊपर के 10% छात्रों को सौंपा गया हॉल है। इसे निया डोजर हॉल कहा जाता है। जब रोनन अपने कमरे में गया तो वो पूरी तरह से चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने छात्रों के लिए ऐसा कमरा तैयार किया है। जब रोनन आसपास देख रहा था तो उसने टेबल में कागज देखा। कागज में अकेडमी द्वारा दी जाने वाली कक्षाओं की संख्या थी। रोनन को उन कक्षाओं का चयन करने और उन्हें जमा करने के लिए कहा गया था जिनमें वे जाना चाहते थे। रोनन जानता था कि उसे अभी भी अकेडमी का आदी होना बाकी था, तो उसके लिए बहुत कम विषय चुनना बेहतर होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो सभी कक्षाओं में जाना चाहता था क्योंकि वे सभी दिलचस्प लगती थीं। इस बारे में सोचने के बाद रोनन ने लगभग सभी कक्षाओं के लिए रजिस्टर कर लिया। उसका मानना है कि जब वो फिलियन अकेडमी में है तो उसे सब कुछ सीखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।
जब रोनन अपनी पहली कक्षा में गया, जो साम्राज्य की तलवारबाजी के मूल के बारे में थी, तो इंस्ट्रक्टर मिस्टर अबर ने रोनन से कहा कि उससे अब उसकी कक्षा लेने की जरूरत नहीं है। रोनन ये सुनकर हैरान था। उसने मिस्टर अबर से कहा कि उसने अभी-अभी कक्षा शुरू की है। मिस्टर अबर ने रोनन से कहा कि वो भी बहुत हैरान है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि रोनन ने साम्राज्य की तलवारबाजी तकनीकों के सभी मूल सिद्धांतों को पहले ही पूरा कर लिया था। मिस्टर अबर ने रोनन से कहा कि वो उसे रुकने नहीं दे सकता, क्योंकि इससे बाकी छात्रों का मनोबल टूट जाएगा। उसने रोनन को समझाया कि वो मेहनत करता रहे और घमंडी न बने। दिन में बाद में रोनन नदी किनारे बैठकर बड़बड़ाने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे तीरंदाजी और राक्षसों से लड़ने जैसी कक्षाओं से भी निकाल दिया गया है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका स्कूल जीवन ऐसा होगा। जब वो सोच रहा था कि अब क्या करें, तभी पीछे से किसी ने पूछा, तुम कक्षा में क्यों नहीं हो? रोनन ने मुड़कर देखा तो वो प्रशिक्षक नेवी रोज थीं। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि रोनन अपनी सारी कक्षाएं पहले ही पूरी कर चुका है। रोनन ने उनसे पूछा, क्या मेरी सारी कक्षाएं इसी तरह की होने वाली हैं? मैंने तो फिलियन अकेडमी से और अधिक उम्मीद की थी। नेवी रोज ये सुनकर हैरान रह गईं कि रोनन ने लगभग सारी कक्षाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन उन्हें ये बात सही भी लगी, क्योंकि रोनन ने उनकी तकनीक सिर्फ एक बार देखकर ही नकल कर ली थी। उन्होंने कहा, एक प्रशिक्षक होने के नाते मेरा काम है ये देखना कि तुमने सच में कुछ सीखा भी है या नहीं। इसके बाद उन्होंने रोनन से उसकी तलवार मांगी। रोनन को समझ नहीं आया कि वो उसकी तलवार से क्या करना चाहती हैं। नेवी रोज ने उसकी तलवार उसके हाथ से ले ली। रोनन गुस्से में बोला, क्या आप इसे किस लिए लेना चाहती हैं? तभी अचानक नदी में एक जोरदार धमाका हुआ। रोनन हैरान रह गया। नेवी रोज तलवार से निकले उस छोटे से धमाके से निराश हुई। उन्होंने तलवार नीचे रख दी और कहा, तुम्हारी तलवार को हथियार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अपने मालिक को ही थका देती है। फिर उन्होंने कहा, अब ध्यान से देखो कि असली तकनीक कैसी होती है। नेवी रोज ने बहुत सहजता से अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में नदी को 2 हिस्सों में बांट दिया। रोनन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जब उन्होंने अपनी तलवार वापस रखी तो उन्होंने रोनन से पूछा, अब समझे तुम्हारे भीतर क्या कमी है? दोस्तों, हम अपने वीडियो के अंत में आ गए हैं। अगर आप इस वीडियो का 5वां भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे